हेलो गाइस। तो ड्रामा इस तरह से स्टार्ट होता है कि हमें हमारे मेन लीड को दिखाते हैं जिसका नाम लोजिंग है। वो बहुत हैंडसम है और वैसे वो बहुत बड़ा गेमर भी है और गेमिंग वर्ल्ड में उसका नाम है हरमन। और फिर इसी के साथ ही हमें हमारी फीमेल लीड को भी दिखाने लगते हैं जिसका नाम है लियांग चन और उसका नाम सिंगिंग की दुनिया में बहुत ज़्यादा शाइन करता है। वो एक बहुत पॉपुलर सिंगर है और इस टाइम पर चन एक अवार्ड सेरेमनी में बैठी हुई थी जहां पर बहुत ज़्यादा यही उम्मीद की जा रही थी कि उसी को ही अवार्ड मिलेगा। लेकिन उसकी कॉम्पिटिटर जो उसके बाजू में बैठी हुई थी उसका नाम था मैंग लांजी और इनके बीच बहुत ही टक्कर का कंपटीशन होने वाला है। लेकिन इन दी एंड बेस्ट फीमेल आर्टिस्ट का अवार्ड चन को ही मिल जाता है। लेकिन मैंग लांजी जब उसे गले लगाती है कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए तो साथ में टॉन्ट भी कर देती है कि ये अवार्ड तुम यही समझो कि तुम्हें कॉम्पनसेशन में मिल रहा है, कुछ पा रही हो तो इसके बदले तुम कुछ खो भी रही हो। लेकिन उसे इसकी बात समझ नहीं आती। जब वो स्टेज पर जाती है तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली हर तरफ एक न्यूज़ लीक कर दी गई है और वो यही न्यूज़ थी कि मैंग लांजी सीक्रेटली किसी को डेट कर रही है और वो है यूशन। एक्चुअली यूशन इस वक्त चन का बॉयफ्रेंड है और वो चन के साथ चीट कर रहा था। अब चन के लिए ये बहुत बड़ा शौक था और उसे समझ आ जाती है कि मैंग उसे किस चीज़ की कॉन्ग्रेचुलेशन दे रही थी। और फिर उसके बाद जब वो वापस बैठी हुई थी तब एक और नॉमिनेशन होती है और ये उससे भी बड़े लेवल का अवार्ड था और लांजी कहती है कि ये अवार्ड तो श्योरली मुझे ही मिलने वाला है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी मैं ही लेकर जाऊंगी। लेकिन तब मैंग लांजी बहुत शॉक्ड रह जाती है जब वो अवार्ड भी मिल जाता है चन को और अब चन की फेस पर विक्ट्री देखने वाली थी। वो उसे कह देती है कि ये ट्रैश तुम रख सकती हो पर अवार्ड तो मैं लेकर जाऊंगी। और जब लियांग चन अपना अवार्ड विन कर रही थी तो उसी टाइम पर हरमन यानी कि हमारा हीरो लू जिंग भी ये सेरेमनी देख रहा था और लू जिंग एक्चुअली उसका बहुत बड़ा फैन था। वो उसकी फेवरेट सिंगर थी और यहाँ पर आज वो इतनी सुंदर लग रही थी और उसकी अचीवमेंट पर लू जिंग को उसके फ्रेंड्स भी बहुत छेड़ते हैं कि तुम्हारा इस पर क्रश है, तुम इसे बहुत लाइक करते हो। अब यहीं पर ही लू जिंग कुछ इमेजिन करता हुआ अपने सपनों की दुनिया में ही खो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो हाई स्कूल में है और उसके बाजू में लियांग चन बैठी हुई है। चन भी बहुत सैड सैड सी दिखाई दे रही है और खुद लू भी। चन तो इस वजह से सैड थी क्योंकि उसके सॉन्ग्स कोई ज़्यादा पसंद नहीं कर रहा था और वो उसे इनकरेज करता है कि तुम एक बहुत अच्छी सिंगर बनोगी क्योंकि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। जबकि लू खुद भी थोड़ा सा सैड था और वो इस बात से कि वो अपने शहर में फर्स्ट आने की बजाय सेकंड आया है। एक्चुअली वो बहुत इंटेलिजेंट था। अब अक्सर ही लू जिंग इस तरह की बातें अपनी फेवरेट क्रश के साथ ही इमेजिन करता रहता था और बस उसी की ही यादों में आज लू जिंग अपने चैनल पर एक सॉन्ग प्ले करता है लियांग चन को कंग्रेचुलेट करने के लिए उसका अवार्ड विन करने पर। और वो उसका एक पुराना सॉन्ग था जो कि उसके हार्ट के बहुत करीब था। और इतनी ही देर में लू को एक बात पता चलती है और वो ये थी कि एक्चुअली लियांग चन के बॉयफ्रेंड ने उसके साथ चीट किया है। ये न्यूज़ हर जगह फैल चुकी थी कि चन आज बहुत हार्ट ब्रोकन होगी। लेकिन ये देखने के बाद वो कहने लगता है कि अच्छा हुआ ये ट्रैश उसकी लाइफ से निकल ही गया। चन इतनी परफेक्ट है कि यूशन उसे डिजर्व भी नहीं करता था। उधर चन हार्ट ब्रोकन तो थी और इवन के वो ये भी बोल देती है अपने मैनेजर को कि अगर इसी साल मुझे दोबारा प्यार हो गया तो मैं एक डॉग होंगी। और फिर इसी के साथ ही एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि हमारा सेकंड मेन लीड है और उसका नाम है डिंग। वो एक सुपरस्टार है। जब उसे पता चलता है कि चन के साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, उसके साथ चीट हुआ है, वो हार्ट ब्रोकन होगी, तो वो अपनी शूटिंग छोड़ दूसरे शहर से इतनी लंबी ड्राइव करके तुरंत ही चन से मिलने के लिए निकल पड़ता है। वो नेक्स्ट मॉर्निंग ही उसके घर के बाहर पहुंचता है, उसे कॉल्स करता है। लेकिन जब उसे अंदाज़ा होता है कि वो सो रही होगी तो वो उसे डिस्टर्ब भी नहीं करता और अपने पूरे रात के ट्रैवल को ऐसे ही वेस्ट जाने देता है और उसके दरवाजे से ही वापस मुड़ जाता है। अब नेक्स्ट डे चन के पास उसकी असिस्टेंट आती है और केके उसे बताती है कि तुम्हारा गाना डाउनविंड दोबारा से पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है। वो हैरान हुई थी तो उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़े गेमर हरमन ने कल तुम्हारा गाना प्ले किया था अपनी लाइव स्ट्रीम में और उसी वजह से ये दोबारा से पॉपुलर होता जा रहा है और इसका ग्राफ ऊपर ही जाया जा रहा है। और इसके साथ साथ केके ये भी बताती है कि मैं अक्सर गेम्स देखती हूँ हरमन की और मुझे बहुत कूल लगता है, मुझे लगता है रियल लाइफ में भी वो इतना ही हैंडसम होगा। अब थोड़े ही दिनों बाद चन को एक प्रपोजल मिलता है और वो था एक ई स्पोर्ट्स कंपनी की तरफ से। ब्यूटीफुल सोल एक गेम थी जो कि हरमन प्ले करता था
और वही गेमिंग कंपनी अब चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी। और इसी प्रपोजल पर वो कहने लगती है कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, मैं कुछ डिफरेंट करना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं गेमिंग में बहुत बुरी हूँ। और यहीं पर ही उसकी मैनेजर उसे मशवरा देती है कि तुम्हारा फ्रेंड है ना सनबिन, उसके साथ मिलकर तुम गेमिंग प्रैक्टिस कर सकती हो। और सनबिन वो बहुत अच्छा गेमर भी था और साथ में एक छोटा मोटा एक्टर भी। चन उसके साथ गेम खेलने की कोशिश करती है, लेकिन वो बेचारी बहुत नूब थी और यहाँ पर सनबिन अक्सर उससे तंग भी आ जाया करता था। उधर हमें लू को दिखाते हैं, वो अपने एक फ्रेंड से बहुत तंग था जो इधर उधर यूनिवर्सिटी में लड़कियों को उसका वीचैट नंबर शेयर कर दिया करता था। यहाँ पर वो गर्ल्स के मैसेजेस से तंग होता तो उसका फ्रेंड आकर उसका यूजर नेम चेंज करके हैप्पी बूट लिख कर रख देता है। वो कहता है इसके बाद गर्ल्स तुमसे 2 फुट फासला ही रखेंगी। पर उस ऐप की पॉलिसीज कुछ इस तरह की थी कि वो 1 महीने तक ये यूजर नेम चेंज नहीं कर सकता था। चन एक दिन सनबिन से मिलने के लिए जाती है। सनबिन कहता है कि मुझे जल्दी शूटिंग के लिए निकलना होगा, मुझे एक नया प्रोजेक्ट मिला है मूवी का, और हाँ अगर तुम्हें गेमिंग में इतना ही इंटरेस्ट है और तुमने जरूर सीखनी है तो मैं अब तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मेरे एक बहुत अच्छा गेमर फ्रेंड है, मैं उसे तुम्हें रिकमेंड कर दूंगा। चन मान तो जाती है लेकिन उसे कहने लगती है कि ठीक है, फिर मेरी आइडेंटिटी रिवील बिल्कुल ना होने देना। अब वो एक कैप और मास्क से खुद को कवर करके जब उसके घर से निकलती है तो उसी वक्त सनबिन से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में कोई आ रहा था और वो लूजिंग था। यहाँ पर उन दोनों का आमना सामना जरूर होता है, लेकिन लूजिंग अपनी क्रश को यहाँ पहचान नहीं सकता। अब जैसे ही चन के पास नंबर पहुँचता है लूजिंग का, वो देखती है तो वीचैट पर उसने अपना यूजर नेम बूट लिख कर रखा हुआ था। वो सोचने लगती है कि इसका नाम ऐसा है तो ये खुद कितना आवारा सा होगा, लेकिन फिर भी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और सनबिन ने उसे रिकमेंड किया था तो वो उसे मैसेज कर ही देती है। और उधर लू हैरान था कि बूट लिखकर नेम रखने के बाद भी कोई लड़की मुझे मैसेज कर रही है, लेकिन फिर उसे सनबिन वाली बात याद आती है और वो उसे कह देता है कि ठीक है, आज रात मैं तुम्हें अपने गेमिंग वर्ल्ड में ऐड कर लूंगा। जबकि उधर चन ने भी अपनी आवाज के ऊपर एक वॉइस चेंजर लगाया हुआ था क्योंकि वो एक फेमस सिंगर थी और वो एनोनिमस बनकर ही ये गेम खेलना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी जाने कि वो इतनी बड़ी सिंगर लियांग चन है। जबकि उसी टाइम पर लू के फ्रेंड्स से छेड़ रहे थे कि आज एक नई लड़की हमारे गेमिंग रूम में आ रही है, कहीं तुम्हें डेट तो नहीं करना चाहती या कहीं तुम तो इसे लाइक नहीं करते, और इसकी आवाज कितनी सुंदर होगी। वो सुनने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन जैसे ये आवाज आती है तो बिल्कुल एक छोटी बच्ची के जैसे थी। ये सुनते ही लू को उसके फ्रेंड्स बहुत छेड़ते हैं कि मुझे लगता है कोई लड़का है और जानबूझकर तुम्हें तंग कर रहा है। लू इस सब को इग्नोर करता है क्योंकि सनबिन ने उसे इसे रिकमेंड किया था। तो वो यहाँ पर गेमिंग वर्ल्ड में एंटर हो जाते हैं। यहाँ पर वो काफी देर तक फाइट करते रहते हैं, लेकिन चन का ये पहला एक्सपीरियंस था। वो तो डर के मारे टेबल के नीचे छुप जाती है और अपने साथ लू को भी छुपने को कहती है, लेकिन यहाँ पर लू उसको हिम्मत दिलाता है और कहता है कि मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। और बस वो बिल्कुल एक हीरो की तरह से फाइट कर रहा था, एक कमांडो दिख रहा था और यहाँ पर चन ने उसे टाइटली हक किया हुआ था उसके पीछे छुपकर, और वो सारे रोबोट्स को वहां पर खत्म कर देता है। अब चन यहाँ पर गेम में बेशक नूब तो थी, लेकिन वो बहुत क्यूट सी हरकतें कर रही थी और यहाँ पर एक दफा सामान इकट्ठे करते हुए एक रोबोट आकर उसे खत्म कर देता है। अब उसे लू दोबारा से गेम में जिंदा कराता है और फिर उसके बाद उन्होंने एक छत से कूदकर नीचे जाना था। चन बहुत डरती है, लेकिन यहाँ पर भी बिल्कुल मूवीज वाला सीन होता है, एक रोमांटिक सीन जिसमें वो दोनों वहां से लैंडिंग करते हैं सीधे बलून्स के ऊपर। बेशक ये सब एक गेम में हो रहा था, लेकिन फिर भी बहुत रोमांटिक दिखता है। अब थोड़ी ही देर बाद गेम में एक हैंड बॉम्ब फेंकती है चन, जो कि वो रोबोट्स की तरफ फेंकना चाहती थी, लेकिन दीवार से टकराकर उन्हीं के पास आ जाता है और वो दोनों मिजरेबली वहां पर गेम में डाई हो जाते हैं। अब इसी तरह से ये गेमिंग सेशन ओवर होता है उसकी फर्स्ट क्लास का। अब उसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाते हैं कि लू एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। वो अपनी क्लासेस लेने के लिए सुबह सुबह पहुंचा हुआ था। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में बहुत सारी गर्ल्स का उस पर क्रश था और उसमें से एक चीची भी थी जो कि उसकी क्लासमेट थी। और सिर्फ चीची अकेली ही नहीं थी जो उसकी इतनी दीवानी थी, बल्कि वो जो भी लेक्चर लेने जाता था उस लेक्चर में कुछ अटेंडेंस ज्यादा ही हो जाया करती थी गर्ल्स की, क्योंकि वो इसी बहाने आकर लू को देखना चाहती थी। उधर चन कुछ दिनों से डिप्रेस्ड थी और वो आज नानजे यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी। ये उसकी यूनिवर्सिटी थी जहाँ से वो म्यूजिक क्लासेस लिया करती थी। वो कहती है कि अपनी इंस्पिरेशन की तलाश में फ्रेश होने के लिए मैं वहाँ जा रही हूँ, और उसी यूनिवर्सिटी में एक्चुअली लू एक स्टूडेंट था। आज लू भी एक इवेंट के लिए म्यूजिक डिपार्टमेंट जा रहा होता है और उसी डिपार्टमेंट में लियांग चन भी आ रही थी, लेकिन इस बारे में लू को कुछ खबर नहीं थी। जब वो वहां पर पहुंचती है तो वहां स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस दे रहा था और वो था लू, जो कि एक वायोलिन बजा रहा होता है। और वो इतना जबरदस्त वायोलिन बजाता है कि एक दफा तो चन भी उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है।
एक्चुअली वो जिस एंगल से यहाँ पर लू को देख रही थी उसे उसका फेस क्लियर दिखाई नहीं देता, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़कर उसे देखती उसे कोई बुला लेता है और वो था उसका एक्स प्रोफेसर। और यहाँ पर कुछ प्रोफेसर उसके साथ सेल्फी लेकर उसे यूनिवर्सिटी के ग्रुप पर डाल देते हैं और यहीं से ही लू को पता चलता है कि आज उसका क्रश भी यहाँ पर पहुंची हुई थी। लेकिन इससे पहले कि उसके आने की वजह से वहाँ पर रश डलता, वो पीछे के रास्ते से अपनी वैन में बैठी हुई वहाँ से भाग जाती है। लेकिन वहां से जाते जाते एक लम्हे के लिए लू और चन दोनों की आईज मीट करी थी और उनका ये आमना सामना सिर्फ कुछ सेकंड्स का ही था। लेकिन एक्चुअली चन को ये बात नहीं पता थी कि इस वक्त वो जिस लड़के से चैटिंग कर रही है, यानी कि अपने गेमिंग फ्रेंड से, वो यही लू ही है। और लू की नजरें तो इस तरह से चन पर गड़ी थी कि वो अपने गेमिंग फ्रेंड को कोई भी मैसेज करने की बजाय बस 111 टाइप करके सेंड कर देता। वो चन में इतना खो गया था। अब चन घर पहुंचकर पहले तो गेम की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करती है, लेकिन हर दफ़ा वो फेलियर ही थी। अब वो अपने गेमिंग फ्रेंड लू से बात करने लगती है और उससे कहती है कि मैं इतनी मिजरेबल क्यों हूँ। वो उससे कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता तुम सब कुछ सीख जाओगी। लेकिन आज वो बहुत अच्छे मूड में था और उस पर कोई भी टॉन्ट नहीं करता और इस बात का अंदाज़ा तो चन को भी हो जाता। एक्चुअली उसने चन को जो देखा था, उन दोनों की नज़रें मिली थी, इसी वजह से उसका मूड इतना अच्छा था। अब शाम को वो लोग अपने गेमिंग सेशन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो सारे एक मिशन में इकट्ठे थे और यहीं पर ही लू के फ्रेंड्स बातों बातों में उसे हरमन नाम से बुलाते हैं और वहीं पर ही पता चलता है चन को कि ये तो वही हरमन है जो कि इतना फेमस गेमर है। वो उससे पूछने लगती है कि तुमने एक दफा लियांग चन का एक गाना प्ले किया था, क्या तुम उसके फैन हो? वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। लेकिन यहाँ पर चन की खुशी देखने वाली थी, जिसको गेमिंग वर्ल्ड में सारे लोग स्नाइपर गॉड कहते थे और गेमिंग में आकर उससे सेल्फीज लेते। वो लड़का एक्चुअली चन का फैन था, खुश तो होना बनता ही था। अब गेम खेलते खेलते इसी बीच एक दफा जब चन जीप में बैठने वाली थी तो अपना हाथ आगे बढ़ाती है ताकि इसे हरमन छू सके। वो कहती है कि वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हरमन को क्या पता था कि ये चन है। वो तो उसे गेम में वहीं छोड़ता हुआ जीप लेकर निकल जाता है। लेकिन जब वो पीछे दौड़ती उसकी मिन्नतें करती है तो बहुत मुश्किल से वो रोकता है और फिर अपना हाथ उसे पकड़ा कर उसे अंदर घसीट लेता है। मतलब यहाँ पर वो जीप इतनी तेज भगाता है, रश ड्राइविंग करता है कि बेचारी चन सारा टाइम डरती रहती है। और फिर उसके बाद हम यही देखते हैं कि बेशक चन एक सुपरस्टार थी, दुनिया में उसके बहुत सारे फैंस होंगे और वो बहुत स्टाइलिश भी थी। लेकिन गेमिंग वर्ल्ड में जब भी वो लू के साथ खेल रही होती थी तो वो उससे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रहती थी। इस गेम में अगर कोई सुपरस्टार था और चन उससे इम्प्रेस भी हुई थी तो वो सिर्फ और सिर्फ लू ही था, जो कि सारे स्टंट्स करते हुए बहुत इम्प्रेसिव लगता था। अब यहाँ पर बातों बातों में ही चन को पता चलता है कि ये सारे लड़के जो हमारे साथ खेल रहे हैं वो एक्चुअली लू के क्लासमेट्स या रूममेट्स हैं। वो यहाँ पर खुद को मैच्योर दिखाने के लिए कहती है कि मैंने तो कब का ग्रेजुएट कर लिया है, क्या तुम्हें पता नहीं है, अंदाजा नहीं लगा? तो आगे से कहने लगता है जो तुम्हारी गेमिंग कैपेबिलिटीज है उन्हें तो देखकर लग रहा है कि तुम एक एलिमेंट्री स्कूल की लड़की हो। अब वो लोग गेम में अपना ये लेवल सक्सेसफुली एकम्प्लिश करके अगले स्टेज तक पहुंच जाते हैं। जब वो एंटर होते हैं तो वो दुनिया बहुत सुंदर थी। वहाँ पर वो दोनों इकट्ठे बैठकर स्टार्स भी देखते हैं और उसके बाद वहाँ के मैजिकल वर्ल्ड में वो लोग फायरवर्क्स देखकर बहुत इंजॉय करते हैं। एक्चुअली इस गेम की ग्राफिक्स इतनी जबरदस्त थी कि चन ये सब कुछ देखकर बिल्कुल सपनों की दुनिया में चली जाती और वो सब कुछ बहुत इंजॉय कर रही थी। अब चन अपने फोन में उसका नंबर सेव कर लेती है सुप्रीम मास्टर के नाम से और बूट लीकर को काट देती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि लू ने भी उसका नेम सेव कर लिया था एक नए नाम से और वो था लिटिल बॉक्स। और यही चीज शो करती थी कि वर्चुअल वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ रहते रहते उन लोगों के दिल भी एक दूसरे के बहुत क्लोज आ चुके हैं। अब उसके बाद हमें दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे चन अपनी एक मीटिंग के लिए एक जगह जा रही थी और वहीं पर ही उसका आमना सामना अपने एक्स बॉयफ्रेंड यूशन से हो जाता है। यूशन उससे बार बार माफी मांग रहा था और उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहा था ताकि वो किसी तरह से चन को मना ले, लेकिन चन नहीं मानती। अब वो उसे एक रूम में लेकर जाता है और उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता नहीं मैं किस तरह की लड़की है? वो खुद ही मुझे आकर चिपक जाती थी, मैं तो उसके क्लोज नहीं हुआ। लेकिन अब उसकी किसी भी बात पर चन को कोई भी बिलीव नहीं था और इतने में ऊपर से मैंग लांजी भी पहुंच जाती है और वो ये सारा कुछ यूशन की जुबान से भी सुन लेती है। यहाँ पर यूशन को किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी। वो चन के सामने नील डाउन भी करता है उसे मनाने के लिए, लेकिन लगता है कि चन का मन उसकी तरफ से बिल्कुल भर चुका था। वो उसे मैंग लांजी के हाथों में छोड़ती हुई वहां से चली जाती और उसके बाद मैंग उसे काफी ज्यादा लड़ती और 2-4 थप्पड़ भी दे मारती है। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि एक्चुअली डिंग के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा लिंक्स हैं। वो एक सीनियर एक्टर था और वो यहाँ पर यूशन के करीब आकर उसे वार्निंग भी देता है कि तुम्हें पहले भी सजा दिया, तुम्हारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल करा के, अब तुम अच्छे से बिहेव करो और चन को और तंग मत करना वरना इससे ज्यादा तुम्हें नुकसान भुगतना पड़ेगा।
एक्चुअली डिंग कभी भी शो नहीं कराता था, लेकिन वो इनडायरेक्टली चन की बहुत हेल्प करता था। अब उसके बाद डिंग और चन दोनों एक जगह रेस्टोरेंट में इकट्ठे खाना खाने के लिए जाते हैं और वहीं पर ही अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए लू भी आया हुआ था। उसे एक झलक दिखती है चन की और वो बस उसी में ही खो जाता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी बताता है कि एक्चुअली यहाँ से अभी अभी गुजरी थी मेरी फेवरेट सिंगर जिसका नाम चन था। अब यहाँ पर लू तो हॉल में बैठा हुआ था, जबकि चन उसके लिए डिंग ने एक स्पेशल रूम बुक कराया हुआ था। लेकिन जब वो वॉशरूम यूज करके वहां से बाहर निकलती है तो उसका एक इयररिंग वहां पर गिर जाता है, जो कि लू ने उठा लिया था और उसे पहचान भी थी कि ये किसका है। अब वो पीछे पीछे चलता है और जाकर यही इयररिंग उसे वापस करना चाहता था, लेकिन उसी समय बाहर बारिश हो रही थी। वो जैसे ही चन के करीब पहुंचता है उसे देने वाला था कि पीछे से डिंग आ जाता है और लू मुड़ जाता है। वो इयररिंग उसी को पकड़ाता हुआ वहां से निकल जाता है और बस इसी तरह से उनकी ये मुलाकात भी अधूरी रह जाती है। अब एक दिन चन देखती है कि जब हरमन लाइव आता है तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पर इतने ज्यादा कमेंट्स थे कि वो देखकर हैरान रह जाती है कि वो इतना पॉपुलर है और उसके मन में यही ख्याल आता है कि बेशक अपनी फील्ड में ही सही, ये बिल्कुल डिजर्विंग है मेरे बराबर टक्कर का इंसान। अब एक दिन बातों ही बातों में चन लू से कहने लगती है कि मुझे कभी अपनी कोई फोटो तो दिखाओ, लेकिन वो आगे से कह देता है कि मेरी फोटो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम वॉइस चेंजर हटाओगी। लेकिन चन को इतना जरूर पता चल जाता है कि ये नानजे यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता है, यानी कि उसका जूनियर है। उसी यूनिवर्सिटी से कुछ साल पहले चन ने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी थी। अब बातों ही बातों में वो लोग अपने गेमिंग सेशन में पहुंच जाते हैं और अब की दफा वो लोग एक साइंटिस्ट का रूप धारे हुए थे। वो लैब में थे और यहाँ पर उन्होंने किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलना था और यहीं पर ही गेम खेलते खेलते लू एक दफा एक जगह स्टैचू ही बनकर खड़ा हो जाता है। एक्चुअली उसके कमरे में उसकी ग्रैंड माँ आ गई थी और वो उन्हीं से ही बातें करने लगता है और जिस टाइम पर चन बिल्कुल आउट होने ही वाली थी वो उसे अपनी हेल्प के लिए बुला रही थी। वो एक हीरो की तरह पहुंचता है और उसे सारे इवल रोबोट से बचा लेता है और ये बिल्कुल एक फिल्मी सीन की तरह से लग रहा था। और यहाँ पर लू उससे कहने लगता कि तुम इतनी खतरे में थी तो छुप क्यों नहीं गई थी, लेकिन वो आगे से कहने लगती है कि हम दोनों पार्टनर्स हैं, हम जिएंगे भी इकट्ठे और मरेंगे भी इकट्ठे, इसलिए मैं कहीं पे भी नहीं छुपी। और ये ऐसे लग रहा था कि जैसे एक रियल लाइफ का प्रॉमिस है। और उसी टाइम पर ग्रैंड पेरेंट्स को दिखाते वो कमरे के बाहर खड़े होकर सुन रहे थे कि लू किसी से बातें कर रहा है और ये उसके नॉर्मल गेमिंग पार्टनर्स में से नहीं है। उन्हें वाइब्स आने लगती हैं कि जैसे शायद हमारे ग्रैंड सन की लाइफ में कोई ना कोई आने ही वाला है। अब लू वैसे तो गेम में बहुत स्मार्ट था, लेकिन कभी कभी स्मार्ट इंसान की भी अकल जवाब दे जाती है और आज भी कुछ ऐसा ही होता है। वो बार बार एक दीवार पर चढ़ते हुए हीरो बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीच से टनल का एक और रास्ता था जो कि चन उसे दिखाती है और उस बेचारे की सारी हीरोपंती निकल जाती है। अब चन जब सोने के लिए लेटती है तो तब भी उसे अपना और लू का इकट्ठा बिताए हुए समय बहुत याद आता है जो उन्होंने गेमिंग वर्ल्ड में गुजारा था और इसी गेम के थ्रू लगता है कि उनके दिल बहुत करीब आने लगे हैं। अब नेक्स्ट डे यूनिवर्सिटी में चीची के थ्रू एक बात पता चलती है लू को और वो ये थी कि उनकी यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी है, उसके लिए एक इवेंट वो लोग ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। लेकिन उस इवेंट की एक सीक्रेट बात जो उसे अपने एक फ्रेंड के थ्रू पता चली थी जो स्टूडेंट काउंसिल में काम करती थी, और वो ये बात थी कि इसी इवेंट में लियांग चन भी आने वाली है। जबकि उधर डिंग वो आज चन की एक परफॉर्मेंस देखता है। वो पहले जिस जनरा में सॉन्ग्स गाती थी आजकल वो कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश कर रही थी और इसी तरह का वो एक सॉन्ग गाती है और डिंग उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है कि तुमने बहुत अच्छी कोशिश करी है। उसके बाद वो बताता है कि कल रात एक प्राइवेट म्यूजिक पार्टी है, क्या तुम उधर चलोगी? वहाँ पर कुछ बैंड्स भी आ रहे हैं। एक साल्टेड फिश बैंड था जो कि चन का फेवरेट था। वो पूछती है कि क्या वो आ रहे हैं? वो कहता है हाँ वो भी आ रहे हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि डिंग सिर्फ उसकी खुशी के लिए उसी वक्त कॉल करता है साल्टेड फिश बैंड को और उन्हें वहाँ बुलाने के लिए अरेंजमेंट्स करने लगता है। अब नेक्स्ट डे उस पार्टी के लिए जब चन रेडी होकर खड़ी हुई थी तो डिंग भी उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया हुआ था, लेकिन वो कहने लगते कि मुझे पोलन से एलर्जी है, तो वो फ्लावर्स वहीं पर ही जाती हुई एक छोटी सी बच्ची को दे देता है। अब वो उस पार्टी में जैसे ही पहुंचती है तो हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ पर लू भी पहुंचा हुआ है। उसके एक फ्रेंड को कहीं से 2 टिकट्स मिले थे और वो अपने साथ लू को वहां पर लेकर जाता है कि यहाँ पर तुम्हें बहुत बड़े बड़े शायद स्टार्स भी देखने को मिलेंगे। लेकिन ये एक मास्क्ड पार्टी थी, हर किसी ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था और इत्तेफाक यहाँ पर ये होता है कि लू और डिंग दोनों का मास्क बिल्कुल एक जैसा था और उनके ड्रेस का कलर भी। और यहाँ पर इतना रश था कि एक दफा चन को अंदाजा ही नहीं होता कि वो लू के साथ खड़ी है या फिर डिंग के साथ। वो उसी को ही अपना पार्टनर समझकर उसे अपने साथ पकड़ती है और वहाँ पर डांस करना स्टार्ट कर देती है।
यहाँ पर वो दोनों काफी देर तक डांस करते हैं और लू और चन दोनों की नजरें भी मिल चुकी थी, लेकिन वो दोनों ही एक दूसरे को नहीं पहचान पाते। इतने में ऊपर से डिंग आ जाता है जिसने ये देख लिया था और वो लू को साइड पर करता हुआ चन को अपने साथ ले जाता है। चन तो वहाँ पे बहुत ड्रंक हो गई थी और वो जाते हुए एक दफा गिरने वाली थी कि यहाँ पर डिंग उसे संभाल लेता है, लेकिन फिर भी उसने कभी भी लिमिट्स क्रॉस नहीं की थी। वो अपना हाथ उसकी कमर से हटा लेता है और यहाँ पर डिंग को रास्ते में जाते जाते कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। उसकी एक मूवी जो ज्यादा नहीं चली थी वो खुद ही देखने गया हुआ था, तो वहीं पर ही उसे पहली दफा चन नजर आई थी जिसे वो मूवी बहुत पसंद थी और वो दूसरी दफा ये देखने के लिए आई हुई थी। और यहीं पर ही लगता है कि डिंग के मन को चन ने छू लिया था। अब चन तो ड्रंक थी, तो वो रात को सोने से पहले अपनी एक सेल्फी बनाती है और अपने अकाउंट पर पोस्ट कर देती है। उधर लू को भी बार बार वही लड़की मास्क वाली गर्ल याद आ रही थी। वो कहीं ना कहीं उसे बहुत सुंदर लगी थी और सपनों में वो उसका मास्क उतार भी लेता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा था। लेकिन नेक्स्ट ही मॉर्निंग वो वी चैट पर मोमेंट्स चेक कर रहा था, तभी उसे नजर आता है कि लिटिल बॉक्स ने एक फोटो पोस्ट की हुई है और वो फोटो थी चन की जिसने रेड ड्रेस पहना हुआ था। चन को रियलाइज होता है, वो तुरंत ही वो फोटो डिलीट कर देती है। अब लू उस फोटो को दोबारा नहीं देख सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे वाइब्स आ रही थी कि लिटिल बॉक्स ने ये फोटो क्यों शेयर की है और इस फोटो में चन ने बिल्कुल वैसे कपड़े पहने हुए हैं जिस लड़की के साथ मैंने कल डांस करा था। वेल, अब अक्सर ही लू और चन आपस में वी चैट पर इकट्ठे कनेक्टेड रहते थे और यहाँ पर कभी कभी उससे बात करते हुए चन इतना ब्लश करने लगती थी कि उसके असिस्टेंट और मैनेजर भी ये बात फील करते हैं। अब एक दफा चन से बातें करते करते उसे पता चलता है कि नानजा यूनिवर्सिटी के किस ब्लॉक में वो रहा करती थी जब यहाँ पर स्टूडेंट थी। तो पता चलता है कि वो दोनों एक ही ब्लॉक से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर उससे बातें करते करते एक दफा लू अपने ख्यालों में ही खो जाता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि जैसे लिटिल बॉक्स वो भी शायद इसी डॉम में रहती थी जहाँ पर मैं रहा करता था और उसका भी बेड मेरे वाला होगा। अब उसके फ्रेंड्स ने भी ये बात नोटिस की थी कि आजकल लू थोड़ा खोया खोया लगता है, अक्सर चैटिंग करता रहता है और तो वॉल्स को देखकर स्माइल भी करता है, हमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। उधर चन ने आजकल अपना म्यूजिक स्टाइल चेंज किया था, लेकिन ऑडियंस उसके नए स्टाइल को ज्यादा पसंद नहीं करते और सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ बहुत बातें करने लगते हैं। उसी टाइम पर डिंग उसे कॉल करता है और कहता है कि एक्चुअली तुमने चेंज इतना बड़ा किया है कि ऑडियंस को थोड़ा टाइम तो लगेगा इस सब को अडॉप्ट करने में, इसलिए तुम दिल छोटा मत करना। अब एक तरफ तो डिंग उसे तसल्ली देता है, दूसरी तरफ जब लिटिल बॉक्स का आज मूड बहुत खराब था तो लू भी उससे कहने लगता है कि कभी कभी हमारी लाइफ में ऐसे दिन आते हैं, लेकिन तुम हिम्मत मत छोड़ना। उसको कभी भी नहीं पता था कि जिस लिटिल बॉक्स से वो बातें करता है वो कोई और नहीं बल्कि चन ही थी। अब उसके बाद चन की नेक्स्ट डे एक परफॉर्मेंस थी। परफॉर्मेंस के बाद वो थोड़ी बुझी बुझी बैठी थी इंटरनेट सोशल मीडिया पर लोगों के रिस्पांस की वजह से, लेकिन यहाँ पर डिंग उसके पास आता है, थोड़ी देर बातें करता है, तसल्ली देता है और फिर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर वो अपना फोन भूलकर चला गया था। उनके फोन सेट सेम थे। थोड़ी देर बाद अपने आप को फ्रेश करके जब चन आती है और अपना फोन खोलने की कोशिश करती है तो वो देखती है कि इसका वॉलपेपर किसने चेंज करा है और फिर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसने अपना नहीं बल्कि डिंग का फोन उठाया हुआ था। लेकिन डिंग ने भी उसी की बर्थडे का पासवर्ड क्यों रखा हुआ है, ये बात उसे बहुत बॉदर करती है और यही बात वो लू से भी पूछ लेती है कि अगर एक लड़के ने आपकी बर्थडे को अपने फोन का पासवर्ड रखा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, कि वो आपको लाइक करता है। अब ये बात सुनते ही कि उसकी बर्थडे को किसी ने अपना पासवर्ड रखा हुआ है, वो थोड़ा सा तो जेलस होता है और इसी जेलसी में अपने फ्रेंड्स की गेम भी खराब कर देता है। दूसरी तरफ चन अब डिंग से थोड़ा फासला रखना चाहती थी। उसने उसके साथ डिनर का वादा तो किया था, लेकिन अब वो कहने लगती है कि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। अब डिंग सोचने लगता है कि क्यों ना यहीं पर ही इसके लिए डिनर का अरेंज कर दूं। लेकिन वही चन जिसने उसे भूख ना होने का बहाना किया था वो बड़े मजे से बैठी वहीं पर ही ऑर्डर करके खाना खा रही थी। ये देखकर डिंग को अंदाजा हो जाता है कि मुझे अवॉइड कर रही थी। अब चन थोड़ी बिजी थी, इसी वजह से वो लू से थोड़े दिनों से गेम नहीं खेल सकी थी। आज लू एक फेमस रेस्टोरेंट पर बैठा हुआ था। वहां पर बैठा वो क्रैब्स खा रहा होता है और यहाँ पर बाहर लोगों की लंबी क्यू लगी हुई थी। यहाँ का खाना खाने के लिए लोग हमेशा इतना ही घंटों घंटों का वेट किया करते थे। जबकि इतने में लिटिल बॉक्स मैसेज करती है लू को और कहने लगती है कि ऑनलाइन हो जाओ, मैं आज तुम्हारे साथ गेम खेलना चाहती हूँ। तो वो वहीं कहीं खाना हाथ में पकड़ता हुआ अपने साथ ले जाता है। वो इतना डेस्परेट था उसके साथ खेलने के लिए और समय बिताने के लिए। अब वो दौड़ता दौड़ता अपने रूम में पहुंचता है और वहां जाकर वो ऑनलाइन हो गया था। आज की गेम में वो लोग एक पार्टी में जा रहे थे। यहाँ पर इसने वैसा सा ही रेड ड्रेस पहना हुआ था जैसे कुछ दिनों पहले पार्टी में चन ने पहना था। लू उसे हाथ पकड़कर बाहर निकालता और अपना पार्टनर बनाकर साथ ले जाता है। अब बस वो दोनों खेलते खेलते काफी इंजॉय करते हैं। लेकिन यहाँ पर लू जो एकदम हीरो लग रहा था उसके पास ही एक बम फोड़कर चन ने उसकी फेस ब्यूटी का ये हाल कर दिया था।
वेल अब थोड़ी देर बाद वो लोग छाता पकड़कर एक विंडो से अपनी लैंडिंग करने लगते हैं और इकट्ठे बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे ही उनका ये सेशन ओवर होता है तो चन कहने लगती है कि बहुत लेट हो गया है, आई थिंक हमें सोना चाहिए। और ये कहती हुई वो चली जाती है, लेकिन लू अभी तक स्क्रीन के सामने बैठा हुआ था। उसका मन ही नहीं भरा था चन के साथ समय बिताकर, और वो यही चाहता था कि लिटिल बॉक्स दोबारा से ऑनलाइन हो जाए, लेकिन वो नहीं होती। उधर चन वो बेशक ऑनलाइन तो नहीं थी, लेकिन वो सोच रही थी सिर्फ और सिर्फ लू के बारे में। वो कहने लगती है कि इतना अच्छा मेरा फ्रेंड है, इसको मैं खाने पर तो ट्रीट कर नहीं सकती, तो क्यों ना इसे गिफ्ट भेजूं। उसकी फेवरेट सिंगर लियांग चन, जो कि वो खुद ही थी, उसका एक नया एल्बम वो उसके डॉम के एड्रेस पर सेंड कर देती है। जबकि उधर डिंग को अपने मैनेजर के थ्रू पता चल जाता है कि चन ने उसका फोन ओपन कर लिया था और उसे पता चल गया था कि उसका पासवर्ड क्या है, और यही बात डिंग को समझ आ जाती है। अब वो जानबूझकर एक दफा मिलने के लिए जाता है और चन से कहता है कि जल्दी मेरी मम्मी का बर्थडे आने वाला है 7 नवंबर को, समझ नहीं आ रही उनको क्या गिफ्ट दूं। और यहीं से ही चन को समझ आ जाती है कि इसने मेरा नहीं बल्कि अपनी मम्मी की बर्थडे का पासवर्ड ही रखा हुआ होगा। एक्चुअली डिंग चाहता था कि चन उससे फासला ना रखे, बल्कि उसे अपने फ्रेंड जोन में शामिल किए रखे। और उसके बाद हमें एक और बात पता चलती है, और वो ये थी कि लू अपने गेमिंग कंपटीशन के लिए एक दूसरे शहर जा रहा है। गुआंगझाओ जाते हुए उसकी फ्लाइट में इकोनॉमी क्लासेस के सारे टिकट्स फुल हो गए थे, तो 2 फ्रेंड्स में से सिर्फ एक की टिकट अपग्रेड कर दी गई थी फर्स्ट क्लास में, और वो था लू का फ्रेंड। अब इत्तेफाक से उसी फ्लाइट पर चन भी जा रही थी फर्स्ट क्लास की पैसेंजर बन के। यहाँ पर लू अपने फ्रेंड से मिलने के लिए एक दफ़ा फर्स्ट क्लास में आता है, क्योंकि वो उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, तो यहीं पर ही वो चन को बैठे हुए देख लेता है। अब उसी समय उसकी चैटिंग भी चल रही थी लिटिल बॉक्स के साथ, और उसी टाइम पर जब वो लिटिल बॉक्स को मैसेज करता था तो किसी की नोटिफिकेशन पॉप होती थी, और वो थी वहाँ पर चन के फ़ोन की। अब बार बार वो यही चीज़ नोटिस करता है तो उसे शक होने लगता है, लेकिन इतने में चन ने अपने नोटिफिकेशन ऑफ कर दिए थे, जिसकी वजह से उसका शक ही रह जाता है। फिर भी वो मुड़ता है और एक दफा उसे लिटिल बॉक्स कहकर पुकारता है, पर उसी वक्त अनाउंसमेंट हो रही थी, वो उसकी आवाज नहीं सुन पाई थी, तो लू चुपचाप वहां से निकल जाता है। उसे बस यही लगा था कि शायद ये मेरा सिर्फ एक शक था। वेल अब फाइनली लू गुआंगझाओ में पहुंच चुका था और चैन भी, और वो लोग जिस होटल में जाते हैं वहां की लॉबी में भी उनका आमना सामना होने ही वाला था कि यहाँ पर भी उनकी मुलाकात मिस हो जाती है। अब इसी शहर में सैर करते हुए लू को एक जगह पर एक टॉय दिखता है, जो देखते ही उसे लिटिल बॉक्स की याद आने लगती है। वो सोचता है कि मैंने उसे कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो क्यों ना ये दूं। लेकिन वो गिफ्ट ऐसे ही नहीं मिलने वाला था, उसके लिए उन्हें एक कंपटीशन करना पड़ना था, और वो था डूरियन खाने का। और डूरियन की स्मेल ऐसी थी जो लू ज्यादा देर स्टैंड नहीं कर पाता, और बस उसके बाद हार के वहां से निकल जाता है। लेकिन उसे वो डॉल इतनी पसंद आई थी कि वो जाकर वहाँ की जो ऑनर थी रेस्टोरेंट की, उनसे रिक्वेस्ट करने लगता है, और इतना क्यूट फेस बनाता है कि वो उसे दिए बगैर नहीं रह सकती थी। अब अपनी स्किल से ना सही, लेकिन अपनी क्यूटनेस से ही सही, लू ने वो डॉल लिटिल बॉक्स के लिए हासिल कर ही ली थी। जबकि दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाते हैं कि आज चन का आमना सामना होता है एक लड़की से जिसका नाम माशान शान था। ये माशान एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी। एक्चुअली वो बहुत पुरानी फ्रेंड थी चन की, लेकिन वो उसे देखकर ऐसे इग्नोर करती है कि जैसे उनके बीच शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। शान शान उसके ज्यादा करीब नहीं आना चाहती थी, और शान शान ही वो लड़की थी जिस पर सनबिन का क्रश भी था। और सनबिन बहुत अरसे से चन का क्लोज फ्रेंड रहा था, इवन के ऐसा फ्रेंड जो कभी कभी उसे अवॉइड भी करता था, लेकिन फिर भी उनकी दोस्ती खत्म नहीं होती थी। अब लू अपने कमरे में पहुंचकर लिटिल बॉक्स को उसी डॉल की फोटो भेजता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल तुम्हारे जैसी लगती है। और यहाँ पर चन उसे भी वो डॉल बहुत क्यूट लगी थी, वो उसे अपने वॉलपेपर पर लगा लेती है। और इसके साथ ही चन उसे एक फोटो भेजती है कि तुम्हारे लिए भी मेरे पास एक गिफ्ट है, और वो था लियांग चन का कॉम्प्लीमेंट्री एल्बम जिस पर उसका ऑटोग्राफ भी था, और ये नॉट फॉर सेल था। ये देखते ही लू भी बहुत खुश हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर चन ने अपनी गेम खेलनी थी लू के साथ। यहाँ पर उन दोनों के पास ही अपना अपना कंप्यूटर तो था नहीं, तो वो एक कैफे में चले जाते हैं, और यहाँ पर चन ने भी अपनी असिस्टेंट का आईडी यूज किया था एक कैफे में जाने के लिए। यहाँ पर वो पीसी ऑन करने के लिए बटन तलाश कर रही थी कि ऊपर से गुजरता हुआ लू उसके लिए पीसी ऑन कर देता है। वो ऑटोमेटिक था, लेकिन यहाँ पर वो उसका फेस नहीं देख पाया था। अब वो दोनों एक गेमिंग सेशन में जाते हैं, इकट्ठे बहुत देर तक खेलते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो दोनों एक ही कैफे में मौजूद हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां पर एक अनाउंसमेंट होने लगती है। एक बंदा आकर पूछ रहा था कि किसने ये राइस ऑर्डर किए हैं, और यही बात जो वो बार बार बोलता था लू को
और जन को दो तरफ से सुनाई देती थी। उन्हें समझ आ गई थी कि वो दोनों एक ही साइबर कैफे में पहुंचे हुए हैं। उसी टाइम पर चन डर जाती है और अपने फेस को मास्क से कवर कर देती है, जबकि लू वो तो 1 मिनट में खड़ा हो जाता है और अपने इर्द गिर्द तलाश करने लगता है कि लिटिल बॉक्स कहाँ है। अब लू तो उसे तलाश करता ही रह जाता है, लेकिन चन एक साइड से वहां से भाग गई थी और खुद को जाकर मिरर में देखती है और कहने लगती है कि आज मैं बहुत ही मैसी और अगली लग रही हूँ, इस तरह से मैं उससे नहीं मिल सकती। अब एक दफा लू बेचारा हर्ट तो बहुत हुआ था। वो लिटिल बॉक्स को देख सकता था, लेकिन चांस उसके हाथ से निकल गया था। अब उसके बाद नेक्स्ट डे उसका गेमिंग कंपटीशन था, लेकिन यहाँ पर उसको जो नंबर मिला था वो बहुत लेट होने वाला था और इसी वजह से वो यहाँ पर अरेंज होने वाली चन की फैन मीटिंग को अटेंड नहीं कर सकते थे, जो कि उसने स्पेशली अरेंज की थी अपने स्पेशल फैंस के साथ, और इसका टिकट बहुत मुश्किल से लू ने हासिल किया था। अब वो लोग यहीं पर ही कुछ और लोगों से ये बात डिस्कस करते हैं और उसके बाद उनसे अपनी सीट स्विच कर लेते हैं। अब वो लोग अपनी परफॉर्मेंस देने के बाद तुरंत ही भागते हुए जाते हैं जहां पर चन की फैन मीटिंग चल रही थी। यहाँ पर वो पहले एक परफॉर्मेंस देती है और उसके बाद स्टेज पर खड़े होकर उसने एक लकी ड्रॉ करना था और इसमें उस पर्सन का नाम आता है जो कि स्टेज पर आकर चन से मिल सकेगा, और वो नंबर था 187 और वही नंबर एक्चुअली लू के हाथ में था, जो कि भागता भागता अंदर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार 187 को बुला रहे थे, वो आ नहीं रहा था। इतने में वो एक और लकी ड्रॉ निकाल लेते हैं और वो था कोई और नंबर। और बस ये देखकर लू बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो बस अंदर पहुंचने में 2 मिनट लेट हो गया, वरना वो स्टेज पर इस शख्स की जगह आज खड़ा हुआ होता चन के साथ। लेकिन उसके बाद जैसे ही क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ पर मौका मिल गया था। लू उससे पूछने लगता है कि गेमिंग की दुनिया में आपका फेवरेट ब्रॉडकास्टर कौन है, और जैसे ही चन उसकी आवाज सुनती है उसे लगने लगता है कि ये आवाज उसने पहले भी कहीं सुनी है। उसे बार बार अपने गेमिंग फ्रेंड का ख्याल तो आ रहा था, लेकिन उसे कुछ कंफर्म नहीं हुआ था। वो यहाँ पर आगे से हरमन का नाम ले देती है और इतने में वहाँ पर डिंग आता है और सबको कहने लगता है कि चन मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और मैं और ये अक्सर इकट्ठे गेम्स खेला करते हैं। लू का क्वेश्चन करने का चांस तो खत्म हो गया था। अब वो निराश सा वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद लू की और चन की वीचैट पर बात होती है और वो फैसला करते हैं कि आज रात को वो दोनों इकट्ठे गेम खेलेंगे। लू काफी एक्साइटेड हो गया था, जबकि उधर चन को अचानक ही अपने साथ डिनर पर लेकर चला जाता है डिंग, जिसे वो इनकार नहीं कर पाती। वहाँ पर उसे बार बार लू के मैसेजेस आ रहे थे, लेकिन वो बिजी होने की वजह से उसे रिप्लाई नहीं कर पाती थी। यहाँ पर डिंग उसे बर्थडे गिफ्ट के तौर पर एक एक्सपेंसिव नेकलेस भी देता है और खुद ही उसे पहनाता भी है, जबकि उधर लू बेचारा परेशान हो रहा था कि लिटिल बॉक्स ने वादा किया और अभी तक गेम खेलने के लिए ऑनलाइन नहीं हुई। वो भी तड़प रही थी उससे खेलने के लिए, लेकिन क्या करती, अपनी मजबूरियां थी। इतने में डिंग उससे कहता है कि मैंने गेमिंग सेटअप अरेंज करा है, क्या तुम मेरे साथ गेम खेलोगी ब्यूटीफुल सोल। अब उसने इतना कुछ किया था तो वो इनकार नहीं कर पाती, उसके साथ खेलने लगती है, जबकि उधर लू उसकी जेलसी देखने वाली थी। लिटिल बॉक्स ऑनलाइन तो थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं किसी और के साथ गेम खेल रही है, ये उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पाता। और जब वो बाद में डिंग के चले जाने के बाद ऑनलाइन होती है तो अब की बार लू उसके साथ खेलने से इनकार कर देता है। नेक्स्ट डे लू ने कंपटीशन जीत तो लिया था, लेकिन उसके फेस पर जरा भी स्माइल नहीं थी, उसका माइंड सिर्फ लिटिल बॉक्स की तरफ था। अब उसके बाद दिन के टाइम पर भी चन उसे मैसेज करती है और कहती है कि ऑनलाइन आओ और गेम खेलो, लेकिन लू इनकार कर देता है कि मैं मूड में नहीं हूँ। उसे काफी गुस्सा था उसके कल रात के बिहेवियर की वजह से, लेकिन फिर भी उसके बार बार कहने पर वो ऑनलाइन आ ही जाता है। और यहाँ पर उसे एक सूटकेस गिफ्ट किया था जो कि गेम में बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन एक्चुअली चन ने ऑफ कोर्स ये खुद तो कमाया नहीं था अपने पॉइंट से, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ खरीदा था। अब उसके साथ वहाँ पर गेम खेलते हुए जब वो ऑनलाइन थी तो उसी टाइम पर ऊपर से डिंग भी आ जाता है, और वो जैसे ही उससे बात करता है तो उसकी आवाज लू ने भी सुन ली थी और उसे ये भी पता चल जाता है कि कल रात डिंग इसके साथ था और वो आज अपने कपड़े लेने के लिए आया है। एक्चुअली वो कोट वहाँ पर भूल गया था। अब लू इतना जेलस होता है कि वो तुरंत ही गेम में ऑफलाइन हो जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो लिटिल बॉक्स को लेकर इतना पोजेसिव और इनसिक्योर क्यों फील कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो लोग दोबारा गेमिंग सेशन में आते तो अब की बार चन इतनी नर्वस थी कि वो अपना वॉइस चेंजर लगाना भूल गई थी, और उसकी आवाज लूजिंग उसका इतना बड़ा फैन था, कैसे भूल सकता था। वो तुरंत ही उसे पहचान लेता है और उसे समझ आ जाती है वो अपनी इमेजिनेशंस में पहुंच चुका था। इतना अरसा वो जिस लड़की के साथ खेलता था वो लिटिल बॉक्स कोई और नहीं बल्कि उसका क्रश चन ही थी। बस उसके फेस पर आज स्माइल ही स्माइल रहती है। वो उसे नहीं बताता कि तुमने वॉइस चेंजर नहीं लगाया, बल्कि उसके साथ बातें भी करता रहता है, गेम भी खेलता रहता है, लेकिन आज उसका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ चन पर था। इसी वजह से वो बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता और नूबड़ों की तरह की मिस्टेक करता हुआ बार बार आउट हुए जा रहा था।
लेकिन एक्चुअली लू के माइंड में यही चल रहा था कि वो इस दुनिया का सबसे लकी पर्सन है। अब फाइनली गुआंगझो से वो लोग वापस आ चुके थे और यहाँ पर जैसे ही वो अपनी यूनिवर्सिटी में पहुंचता है तो वो चीची के थ्रू अपने उसी यूनिवर्सिटी के एनिवर्सरी फंक्शन में जाना चाहता था जहाँ पर चैन आने वाली थी। लेकिन चीची ने अपना पार्टनर किसी और को बना लिया था और वहाँ पर मेंबर्स और उनके पार्टनर्स के अलावा और कोई जा ही नहीं सकता था। लेकिन लू कैसे अपना चांस गिव अप कर सकता था चैन को दोबारा से देखने का। वो यहाँ पर उसके पार्टनर के पास आता है, उसे 2-4 बातें लगाता है, उसके साथ कुछ डिस्कशन और डीलिंग्स करता है और उसके बाद उनके बीच सारा कुछ सेट हो चुका था। जब यूनिवर्सिटी की एनिवर्सरी वाले दिन वहाँ की चीफ गेस्ट बनकर वहाँ पर पहुंच जाती है लियांग चैन। वॉच बहुत सुंदर लग रही थी और उसे ये भी लग रहा था कि शायद यहाँ पर लू भी आ जाएगा उसे देखने के लिए। वो स्पेशल कुछ ज्यादा ही रेडी हो रही थी, उसे पता था कि लू यहीं पढ़ता है और वो उसकी फेवरेट सिंगर है। यहाँ पर लू उसे मैसेज करता है, वो उससे एक बहाने से पूछती है कि इस समय तुम कहाँ हो। वो एक गेट का नाम बताता है और फिर बाद में देखने लगता है तो वहीं पर ही चन चोरी उसे तलाश करने में लगी हुई थी कि वहाँ पर एक और मोटा सा लड़का था जो कि उसे ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़ा हुआ था। अब ये देखने के बाद तो लू को और कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाता कि लिटिल बॉक्स और चन दोनों एक ही पर्सन है। अब जब स्टेज पर चन अपनी परफॉर्मेंस देती है तब भी लू उसे देखे जा रहा था और फिर उसके बाद वो स्टेज पर चीची का पार्टनर बनकर उसके साथ पहुंचता है और उसे एक गिफ्ट भी देता है। लू बहुत हैंडसम था और यहाँ पर वो एक सेंटेंस बोलता है, उसकी आवाज से चन को लग रहा था कि जैसे ये तो हरमन की ही आवाज है। लेकिन उसके बाद वो वहां से निकल जाता है और कमरे में बैठकर यहाँ पर चन भी अपने असिस्टेंट से यही कह रही थी कि जो लड़का स्टेज पर आया था वो बहुत हैंडसम था। और ये सारी बातें लू खड़ा होकर बाहर सुन भी रहा था। इतने में वो जैसे ही बाहर निकलती है, एक साइड पर जाने ही वाली थी कि पीछे से कोई लू को आवाज देता है और वो जैसे ही लू जिंग का नाम सुनती है वो तुरंत ही मुड़ती है उसे देखने के लिए। और यहाँ पर वो पहली दफा जब उसके सामने आई थी और यहीं पर वो घबरा के नर्वस होकर गिर जाती है। अब उसे इतनी एम्बेरसमेंट होती है कि वो लू जिंग हरमन के सामने पहली ही मुलाकात में गिर चुकी है तो वो उससे मिलने की बजाय वहां से भाग जाती है। अब वहाँ से वापस आकर चन बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो रही थी कि मैं कैसे इतने हैंडसम लड़के के सामने गिर सकती हूँ। और उसके असिस्टेंट के उसे कहने लगती कि तो क्या हुआ, तुम दोनों एक दूसरे को पहली दफ़ा देख रहे थे और बाद में कभी मुलाकात हो या ना हो। लेकिन यहाँ पर चन उसे बता भी नहीं सकती थी कि तो वही लड़का है जिसके साथ वो रोज़ाना गेम खेलती है और चैटिंग करती है। अब शाम को चन खुद को फ्रेश करने के लिए पीसी के सामने आकर बैठती और गेम खेलने ही वाली थी। लेकिन ऑनलाइन होने से पहले उसे वही एम्बेरसमेंट वाला मोमेंट याद आने लगता है और वो हरमन के साथ खेलने को कैंसिल करके वहां से उठ जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद लो जिंग उसे मैसेज करता है और कहता है कि ऑनलाइन आ जाओ। लेकिन आगे से वो एक्सरसाइज करती हुई उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं नहा रही थी वॉशरूम में तो मेरे हाथ पर चोट लग गई, इसी वजह से मैं अभी कीबोर्ड अच्छे से यूज नहीं कर सकती। अब लू जिंग तो स्माइल करने लगता है क्योंकि उसे तो पता था कि यही उसकी लिटिल बॉक्स है और यही चन। लेकिन चन को पता नहीं था कि वो उसे अच्छे से पहचानता है। चन ने अपनी यूनिवर्सिटी में एक इवेंट को अटेंड करने के लिए जाना था और उसी इवेंट में ऑफ कोर्स लू जिंग भी आएगा और वो बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा था और उसके फ्रेंड्स भी उसका मेकओवर करने में उसकी हेल्प कर रहे थे। लेकिन उसके बाद वो खुद को बहुत डिसेंट सा रेडी करके आता है, एक वाइट शर्ट पहन के। अब उससे सिलेक्ट नहीं हो रहा था कि वो कौन सी स्वेटर पहने तो वो यही मैसेज करता है अपनी लिटिल बॉक्स को और उससे पूछने लगता है कि कौन सा कलर मुझे चूज करना चाहिए। पहले तो वो शर्माती है और उसके बाद उसके लिए वाइट सजेस्ट करती है। अब वो इस इवेंट में जाता है और चन के साथ खड़ा होकर एक फोटो भी बनवाता है और इसी फोटो में उसने लिटिल बॉक्स वाली डॉल भी अपने हाथ में ली हुई थी। ऑल्दो लू जिंग हर बात जानता था लेकिन जानबूझकर वो चन के सामने ऐसे प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे उसकी नर्वसनेस को पहचान ही नहीं सक रहा। और फिर उसे वही फोटो सेंड करके कहता है कि क्या ये तुम्हारी जैसी दिखती है ना। अब ये देखते ही चन और भी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि ये डॉल को कह रहा है या फिर मुझे कहीं पहचान तो नहीं गया। अब ऑल्दो लू जिंग वैसे तो एक स्टूडेंट था और उम्र में छोटा भी था लियांग चन से, लेकिन फिर भी वो बहुत मैच्योर था और इस तरह से लुका छुपी का खेल खेलना वो बहुत इंजॉय कर रहा था और किसी ना किसी तरह से चन को तंग भी करता रहता है क्योंकि वो इस सिचुएशन को बहुत इंजॉय कर रहा था। अब उसके बाद चन स्टेज पर आती है और अपने एक सॉन्ग पर परफॉर्मेंस देने लगती है। वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी और लू जिंग तो उसे देखता था तो बस देखता ही रह गया था। अब कुछ स्टूडेंट्स अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करते हुए स्टेज पर आते हैं और उनमें से एक लू जिंग भी था जो आता है और उसे एक बुके देता है। लेकिन इस बुके में रियल फ्लावर नहीं थे बल्कि वहाँ पर पेपर के बने हुए फ्लावर्स थे जो कि बहुत क्यूट लग रहे थे। और यहाँ पर दोनों के हाथ भी आपस में टच होते हैं और बाद में चन यही सोचने लगती है कि ये लड़का कितना कंसिडरेट था।
उसे पोलन से एलर्जी थी और वो असली फ्लावर्स एक्सेप्ट कर नहीं सकती थी। अब उसके बाद वो वॉशरूम जाने लगती है। जब वहाँ से बाहर निकल रही थी तो देखती है कि बाहर वहीं पर ही लू जिंग भी खड़ा हुआ है। वो उसे देखकर चुप जाती है और उसके जाने के बाद जब वो बाहर निकलने लगती है तो लू जिंग वहीं पर ही पीछे छुप कर खड़ा हुआ था, जो उसके पास आता है और फिर आकर उसे एक रेड स्कार्फ पहना देता है, बस खामोशी से। एक्चुअली ये उसने अपनी लिटिल बॉक्स के लिए लिया था। और यहाँ पर चैन भी उसके चाम में इतनी खो जाती है कि उसे एक शब्द भी नहीं बोल पाती। अब ये इवेंट ओवर हो जाता है और वो जब घर जा रही थी तो रास्ते में अपनी बेस्टी माँ शान शान को देखती है, जो उसके कॉलेज के टाइम की फ्रेंड थी। वो ड्रंक होकर सड़क किनारे बैठी हुई थी। वो जाती है और उसे अपने साथ वहाँ से संभाल कर ले आती है। और इसी के साथ ही हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये दोनों अपने यूनिवर्सिटी के दिनों में इकट्ठे अपना एक म्यूजिक बैंड स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन माँ शान शान ने एन टाइम पर जब वो परफॉर्मेंस देने वाली थी लियांग चन को अकेला छोड़ दिया था, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ब्रेकअप किया था और वो हार्ट ब्रोकन होकर अपनी म्यूजिक के कैरियर पर भी गिव अप कर चुकी थी। और बस यहीं से ही उनके बीच ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई कि उसके बाद वो कभी भी फ्रेंड्स नहीं रह सके थे। जबकि उधर चन को बार बार टेंशन हो रही थी। उसे ऐसे लगने लगता है कि कहीं लू जिंग पहचान तो नहीं चुका कि मैं ही चन हूँ और मैं ही लिटिल बॉक्स। और उसके बाद उसके साथ गेम भी नहीं खेलती, बल्कि उसी गेम में अपना एक सेकेंडरी अकाउंट बना लेती है और अकेले ही प्रैक्टिस करने लगती है। अब फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एक्चुअली सनबिन और लू जिंग दोनों एक ही बिल्डिंग में रहते हैं और उनके अपार्टमेंट भी आमने सामने थे। इसी वजह से उनकी दोस्ती हुई थी आपस में। और आज सनबिन के घर पर डिंग आया हुआ था, क्योंकि डिंग जानता था कि सनबिन चन का बहुत अच्छा फ्रेंड है और वो तीनों आज मिलकर इकट्ठे डिनर करेंगे। जबकि उधर चन का अकेले गेम में मन ही नहीं लग रहा था। वो दोबारा से लू जिंग के साथ ही गेम खेलना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अब की बार उसे लू जिंग में कुछ डिफरेंट लग रहा था। वो गेम में उसके काफी क्लोज भी आ जाया करता था और जब भी क्लोज आता था चन बहुत नर्वस होती थी। अब वो गेम में एक ऐसे पॉइंट पर रोमांटिक सी जगह पर चन के साथ बैठा हुआ था कि ऊपर से सनबिन आ जाता है और कहने लगता है कि तुम इसके बारे में क्या सोच रहे हो, जो फ्रेंड मैंने तुम्हें रिकमेंड की थी। तुम तो गेम में उसे एक डेट पर ही लेकर चले गए। मैंने अपनी आंखों से देख, तुम कब से इतने फ्लर्टी हो गए। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इस तरह के लड़के होगे। लेकिन आगे से लू जिंग उससे कह देता है कि अपनी फ्रेंड को ये मत बता देना कि मुझे पता चल चुका है कि वो कौन है। बाय द वे, मुझे लगता है कि वो अभी अपने रियल सेल्फ को मेरे सामने लाना नहीं चाहती और मैं भी सिचुएशन को एंजॉय कर रहा हूँ। अब उसके बाद सनबिन चला जाता है चैन के घर पर। उसे थोड़ी देर बातें करता है और उसे ये भी अंदाजा हो गया था कि इसे भी लू जिंग बहुत अच्छा लगने लगा है। वेल, अब वो उसको इन्वाइट करता है कि मेरे घर डिनर पर आना। और इतने में वो वहां से वापस जाता, वहां पर माँ शान शान पहुंच जाती है, जिस पर सनबिन का क्रश भी था। वो उसे देखते ही बहुत खुश हो जाता है। वो एक कॉमेडियन थी और सनबिन एक सपोर्टिंग कैरेक्टर, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं था कि चैन उन दोनों की कॉमन फ्रेंड बन जाएगी। अब वो जाते हुए माँ शान शान से एक दफा रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपने साथ लिफ्ट दे दो, क्योंकि मैं गाड़ी नहीं लेकर आया। और इसी बहाने वो उससे क्लोज आने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ समय बिताना चाहता था। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई है। वो लोग गाड़ी रुकवाते हैं। एक्चुअली उसके खिलाफ कंप्लेंट आई थी कि उसने टैक्सी बुक करा के कैंसिल कर लिया है, लेकिन उसका जीपीएस ऑन था और टैक्सी ड्राइवर को ऐसे लगता है कि शायद ये इंसान खतरे में है, तभी तो इसकी कुछ मिस्टीरियस हरकतें हो रही हैं इसकी लोकेशन को लेकर। और उसी ने ही सिक्योरिटी के लिए पुलिस को बुला लिया था। वेल, अब ये सब देखकर माँ शान शान तो निकल जाती, लेकिन बाद में पुलिस वाले उसे उसके घर तक ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। और यहाँ पर लू जिंग भी उसे सिचुएशन में देख लेता है। वो दोनों पुलिस वालों के बाजू में खड़ा होकर अपनी एक फोटो भी बनवाता है, लेकिन उसका ये राज लू जिंग किसी और को ना बता दे। उसे धमकी देता है कि आज लियांग चन मेरे घर पर आ रही है तो मैं अब तक की तुम्हारी सारी एम्बैरेसिंग स्टोरीज भी उसे सुनाता रहूंगा। अब बेचारे लू की नजर तो बस उसी के ही अपार्टमेंट पर थी। वो देखता है कि वहां पर चन आई है, लेकिन पीछे पीछे उसके डिंग भी था। ये देखकर लू जिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो जेलस फील करने लगता है। जबकि घर पर डिंग आज अपने हाथों से चन के लिए खाना बना रहा था और उसे ये भी पता था कि चन को कोरिएंडर्स बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो खाने के ऊपर सनबिन का डाला हुआ धनिया बहुत प्यार से निकाल के रख देता है, क्योंकि वो हमेशा से चन की छोटी बड़ी हर चीज का ख्याल रखता था। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके दरवाजे पर लू जिंग आ जाता है और कहता है कि मेरी ग्रैंडमा ने विनेगर मंगवाया है, वही लेने आया हूँ। अब इसी बहाने वो आकर सिर्फ चैन को देखना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि वो और डिंग दोनों काफी क्लोज हैं, तो वो जेलस हो जाता है। और साथ ही साथ वो लू जिंग के बारे में कहती है कि ये तो एक यंग सा बॉय है, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो वो सोचने लगता है कि ये मुझे इतना इमेच्योर समझती है, तो उसका मूड खराब हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उससे सुकून ही नहीं हो रहा था।
वो दोबारा से कुछ मांगने के बहाने वहां पर पहुंच जाता है और अब की बार वो देखता है कि फिर से डिंग और चन काफी क्लोज हैं, तो वो जेलसी में निकल जाता है और उसकी फेस से उसकी जेलसी साफ नजर आ रही थी और चन ये एंजॉय भी कर रही थी। अब लास्ट टाइम वो एक और बहाने से आया था और वो ये था कि मेरी ग्रैंड माँ कहीं पर फ्राइंग पैन रख कर भूल गई हैं और अब तुमसे मांगने के लिए भेजा है। और बस अब की बार भी उसकी शक्ल देखने वाली थी। जब वो देखता है कि कार्ड्स खेलते हुए डिंग ने चन के हाथों को छुआ है, तो बस उसका मन कर रहा था किसी फ्राइंग पैन से वो डिंग को धो के रख दे। वेल उसके बाद वहां से डिंग और शन दोनों चले जाते हैं, लेकिन सनबिन आकर लूजिंग को कहता है कि तुमने खुद को समझ क्या रखा है, आज मेरे घर के कितने चक्कर लगाए हैं, तुम्हें पता भी है वो सेलिब्रिटी है, उसके इर्द गिर्द लड़के हर वक्त मंडलाते रहते हैं, वो तुम्हें क्यों चूज करेगी। लेकिन लूजिंग को कोई परवाह नहीं थी। वो नीचे जाता है और ठंड थी वहां पर। इससे पहले कि डिंग अपना कोट उतार कर चन को देता, वो आता है और उसे अपना कोट पहना देता है और साथ में टॉन्ट भी करता है कि मैं तो यंग हूं ना, तुम मेरी तरह यंग नहीं, शायद इतनी सर्दी बर्दाश्त ना कर सको। अब घर पहुंचकर भी चन कभी उसके कोट को देखती थी तो कभी उसके दिए हुए पेपर फ्लावर को। अब चन को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही थी। वो लू के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहती थी और सनबिन तो उसका हमसाया था और उसका फ्रेंड भी, वो उसे बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता था। वो उसको कॉल करती है और कहती है कि क्या तुम घर पर अकेले हो, और फिर उससे मिलने के लिए आने लगती है। उसी टाइम पर उसके पास लू भी बैठा हुआ था, जो कि झूठ बोल देता है कि मैं तो अपने घर पर अपने डॉग के साथ खेल रहा हूँ। अब चंद तुरंत ही वहां पहुंचने लगती है और फिर उसे ये भी बताती है कि मैं एक्चुअली कोट भी वापस करना चाहती थी लू को, जो उसने कल मुझे लैंड किया था। शायद वो मेरा फैन है और कोट दे के बदले में मुझे एक बिग हग लेना चाहता हूँ। लेकिन उसी टाइम पर उसके लिविंग एरिया में बैठा हुआ लू जिंग सारा कुछ सुन लेता है और चन एम्बैरेस ही रह जाती है। अब वो उसे देखकर उसका कोट उसे वापस करती है थैंक्स के साथ, लेकिन वो कहता है कि चाहो तो एक कोट रख भी सकती हो और मुझे थैंक्स वाला हक भी सिर्फ दे सकती हो। अब ये सुनते ही चंद तो ब्लश करने लगती है और तुरंत ही वहां से वापस जाने लगी थी, लेकिन लू कहने लगता है कि मैं तुम्हें नीचे तक सी ऑफ कराता हूँ। अब एलिवेटर में भी चंद खड़ी हुई बस यही इमेजिनेशंस कर रही थी कि अगर यहाँ पर कोई सीन क्रिएट हो जाए, एलिवेटर खराब हो जाए, तो लू मुझे प्रोटेक्ट करता हुआ कितना माचो लगेगा। और फिर बस शर्माती हुई वहां से निकल जाती है। अपने घर पहुंचती है तो मैनेजर बताती है कि ब्यूटीफुल सोल कंपनी की तरफ से जल्दी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और वहां पर वो कहते हैं कि तुम अपीयर हो और अपने साथ अगर अपनी मर्जी का पार्टनर लेके आना चाहो तो उन्हें कोई एतराज नहीं, उनकी गेम की पब्लिसिटी के लिए। अब वो अपने मैनेजर से कहकर लू जिंग को कांटेक्ट कराती है कि तुम एक गेम के लिए क्या लियांग चन के पार्टनर बन सकते हो। लेकिन वो तुरंत ही मैसेज करता है लिटिल बॉक्स को और कहने लगता है कि मुझे अभी अभी ये ऑफर आई है, लेकिन मेरा मन नहीं करता तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के साथ गेम खेलने को, और इसीलिए मैं लियांग चन की ऑफर को रिजेक्ट करने वाला हूँ। और ये सुनकर तो बस चन सैड ही रह जाती है। इतने में थोड़ी देर बाद जिंग को ये बात पता चलती है तो वो चन को कॉल करता है। वो भी ये गेम अक्सर खेला करता था तो उसे ऑफर करता है कि क्या मेरी हेल्प चाहिए। जबकि दूसरी तरफ सनबिन के थ्रू भी चन ने रिक्वेस्ट भेजी थी लू जिंग की तरफ कि उसके साथ गेम खेले, लेकिन जैसे ही लू जिंग को पता चलता है कि अगर मैं ना गया तो वो डिंग के साथ खेलेगी, तो ऑफकोर्स वो जेलसी में तुरंत ही यस कर देता है। और जैसे ही उसे लू जिंग की तरफ से यस मिलता है, वो डिंग को इनकार कर देती है कि नहीं, मुझे कोई और पार्टनर मिल चुका है। वो पहली बार पब्लिक के सामने ये गेम खेलने वाली थी और वो भी अपने बेस्ट पार्टनर के साथ। लेकिन उसे लगा था कि शायद उन दोनों की लोकेशन अलग अलग होगी, पर वो आमने सामने बैठेंगे। ये सुनते ही चन नर्वस हो जाती है क्योंकि वो लू जिंग को फेस करते हुए हमेशा बहुत कंफ्यूज हो जाती थी। अब थोड़ी देर बाद वहाँ लू जिंग भी आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं और लू को अंदाजा हो जाता है कि आज ये बहुत नर्वस है। लेकिन लू उससे कहता है कि जरा भी परेशान ना हो, मुझ पर विश्वास रखो, मैं तुम्हें एम्बैरेस नहीं होने दूंगा। अब थोड़ी देर बाद उनकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर लू चन गेम खेल रही थी हरमन के साथ और इसी वजह से पब्लिसिटी तो आसमानों को छूने लगती है। और वैसे भी वो दोनों गेम खेलते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे। लग ही नहीं रहा था कि वो दोनों पहली दफा इकट्ठे खेल रहे हैं, बल्कि उनका बॉन्ड और उनकी टीम में हरकतें ऐसे लग रही थी कि जैसे वो रोजाना इकट्ठे खेलते हैं और एक दूसरे की नेचर और मूव्स को अच्छे से पहचानते हैं। और यहाँ पर गेमिंग के बीचों बीच ऐसा लग रहा था कि जैसे चन और लू दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट भी कर रहे हैं। अब गेमिंग कंपनी तो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उनकी ये केमिस्ट्री उनको बहुत अच्छा बिजनेस कराने वाली थी। लाइव स्ट्रीम हिट जाती है। लेकिन डिंग ने ये सारा कुछ जब देखा था तो उसका मूड बहुत खराब हो जाता है। अब अपनी आज की सक्सेस को मनाने के लिए वहाँ पर कंपनी का बॉस कहता है कि क्यों ना हम लोग इकट्ठे खाना खाने के लिए जाएं। अब वो लोग जैसे ही डिनर पर पहुंचते हैं तो थोड़ी देर बाद वहाँ डिंग भी पहुंच जाता है, जो कि उसी बॉस का फ्रेंड था और उसने डिंग को वहाँ पर बुला लिया था क्योंकि वो जानता था कि ये चन का फ्रेंड है।
लेकिन ये देखने के बाद ऑफ कोर्स लू का मूड बहुत खराब हो जाता है। वो हमेशा उनको इकट्ठे देखकर जेलस हो जाया करता था। अब लू यहाँ पर कहने लगता है कि आज के लाइव स्ट्रीम के लिए जो आप मुझे पेमेंट देने वाले हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। इसके बदले मुझे लिटिल फायर ड्रैगन चाहिए, जो कि उनकी गेम में एक पेट था, लेकिन वो बहुत खतरनाक था। ऑल्दो वो लिमिटेड एडिशन में लॉन्च था, लेकिन फिर भी हरमन को वो मिल जाता है। वो कहता है कि मैंने अपनी एक गेमिंग फ्रेंड को वो गिफ्ट करना है, और चैन ऑफ कोर्स जानती थी कि वो गेमिंग फ्रेंड मैं ही हूँ, लिटिल बॉक्स। अब यहाँ पर एक ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। चन का एक बटन खुल गया था, तो हरमन आगे बढ़ता है और अपने कोट से उसे कवर कर लेता है। फिर उसे एक साइड पर लेकर जाता है कॉरिडोर में, और फिर उसके क्लोज आकर वो कोट उतारता है और कहता है कि आपका बटन खुला है, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। और फिर उसके क्लोज आकर उसके बटन को टाई करता है। ये मोमेंट चन के लिए बहुत स्पेशल था, और लगता है कि इसी टाइम पर ही लूजिंग ने उसका दिल जीत लिया था। एक्चुअली लूजिंग जब भी चन को बुलाता था तो उसे सीनियर कहता था, क्योंकि वो उसी की यूनिवर्सिटी की सीनियर थी। आज वापस जाते समय वो उससे पूछता है कि आप कहाँ रहती हैं, इसी रास्ते में तो मेरा भी घर आता है, क्या आप मुझे ड्रॉप कर देंगी। और बस फाइनली लू ने डिंग को बहुत जेलस करा दिया था, और अब वो चन के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर वापस जा रहा होता है। अब वापस जाते समय लू से सीट बेल्ट नहीं पहनी जा रही थी। पहले तो वो मजाक कर रहा था, लेकिन वो सीरियसली जरा कहीं फंस जाती है, और यहाँ पर चन आगे बढ़कर उसकी सीट बेल्ट टाई करने में उसकी हेल्प करने लगती है। और अब की बार किसी का हार्ट फ्लटर हुआ था तो वो सिर्फ चन ही नहीं थी, बल्कि लूजिंग भी था। और बस इसी मोमेंट को याद करते करते वो वापसी पे रास्ते में अकेले भी मुस्कुराती रहती है। वेल, अब डिंग भी बहुत क्यूरियस हो गया था लू को लेकर, तो वो तुरंत ही पहुंच जाता है सनबिन के घर पर और उससे पूछने लगता है कि ये लू और चन दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, सिर्फ ये जूनियर सीनियर तो नहीं दिखते। तो यहाँ पर सनबिन बता देता है कि मैं एक म्यूचुअल फ्रेंड हूँ, और वो दोनों ऑनलाइन गेम भी इकट्ठे खेलते हैं। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हो मिस्टर डिंग, क्या आप चन को लाइक कर। और अब की बार डिंग उसके सामने कह देता है कि यस, ऐसा ही है। अब शाम को लू ऑनलाइन होता है और अपने साथ खेलने के लिए लिटिल बॉक्स को भी बुलाता है। अब लिटिल बॉक्स बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे पता था कि ये मुझे ड्रैगन गिफ्ट करने वाला है, और वो वही क्यूट सा ड्रैगन उसे गिफ्ट में दे देता है। और ये गेम का सबसे एक्सपेंसिव गिफ्ट था जो कि लिटिल बॉक्स को मिला था। और फिर लूजिंग और वेट नहीं करता, उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है और कहने लगता है कि वही गिफ्ट है ना जिसका तुम आज सारी रात से इंतजार कर रही थी। वो हैरान हो जाती है, तो वो कहने लगता है कि सीनियर, और प्रिटेंड करना प्लीज बंद कर दो। अब मैं ये लुका छुपी का खेल और नहीं खेलना चाहता। और बस यही सुनना था कि चैन तो अपने पीसी की पावर ही कट कर देती है। वो बहुत एम्बैरेस हो रही थी। इतने में लूजिंग उसे कॉल्स करने लगता है, लेकिन उसकी कॉल्स भी काट देती है। अब लू भागता हुआ आता है और सनबिन से पूछने लगता है कि तुम्हें चैन के घर का एड्रेस तो पता होगा, प्लीज मुझे इमरजेंसी है, मुझे बता दो। वो उसे एड्रेस बता देता है। अब वो सीधा पहुंच जाता है उसके घर के बाहर। वो दरवाजा खोलती है तो बाहर एक छोटा सा क्यूट सा रोबोट था, और उसके पास एक पेपर फ्लावर था। वो उस रोबोट की क्यूट सी हरकतें देख रही थी कि इतने में ऊपर से लूजिंग भी आ जाता है। वो उसे देखकर बहुत शर्माती है, लेकिन वो यही कहता है कि जब मुझे पता चला था ना कि लिटिल बॉक्स और चैन दोनों एक ही हैं, तो मैं बहुत खुश हुआ था, क्योंकि मैं बहुत अरसे पहले ही तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। बस ये सुनते ही वो दरवाजा बंद करने वाली थी कि वो आगे बढ़कर उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि अभी तक तो मैंने गुड नाइट भी नहीं बोला था। और फिर जाते जाते पेपर फ्लावर उसे देता है और चला जाता है। अब पहले तो चन बहुत शर्माती है और बाद में कहती है कि मैं तुम्हें नीचे तक सी ऑफ करने के लिए आऊंगी। वहाँ पर ठंड थी, तो वो तुरंत ही भागती हुई ऊपर जाती है और अपने कबर्ड से एक रेड कलर का स्कार्फ निकालती है, और फिर नीचे आकर वो स्कार्फ अपने हाथों से उसे पहना देती है। अब वो तो चली गई थी और लूजिंग बिल्कुल दीवानों की तरह सर्दी में फिर रहा था। ये सीन डिंग ने भी देख लिया था। अब फाइनली दोनों के बीच कोई भी राज नहीं रह गया था, और यहाँ पर चैन और लू दोनों फोन पर इकट्ठे बातें करते हैं और लेट नाइट तक बातें करते करते ही सो जाते हैं। एक्चुअली लू था ही इतना परफेक्ट हर काम में, और वो इतना मैच्योर था कि वो चैन जैसी सुपरस्टार गर्ल का भी हार्ट फ्लटर करने में कामयाब हो गया था। एक दिन वो उसे फोन करके कहता है कि तुमने लेट रिप्लाई किया है, इसीलिए मैं तो तुम्हारे घर के नीचे ही खड़ा हुआ हूँ। वो तुरंत ही अपना मेकअप निकाल कर खुद को सेट करने लगती है कि इतने में वो कहने लगता है कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, सी यू टुमारो। वेल, अब अगला दिन भी आ जाता है और चन और लू दोनों ने एक दूसरे से मिलना था। यहाँ पर चन बहुत एक्साइटेड दिखाई दे रही थी। थोड़ा बहुत उसने खुद को कवर करने की भी कोशिश की हुई थी ताकि कोई उसे पहचान ना सके, लेकिन उसके साथ बाहर मॉल में निकलते हुए वो अपना फोन गाड़ी में ही भूल गई थी। यहाँ पर उन दोनों ने स्केटिंग करनी थी, लेकिन लू कहता है कि इसमें मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं। और फिर स्केटिंग करते करते वो एक दफा खुद को रोक नहीं पाता और जाकर हक कर लेता है सीधा चैन को, जो कि उसे प्रोटेक्ट करती है। अब वो उसे सॉरी करने लगता है और फिर उसके बाद वो उसे स्केटिंग करके दिखाता है, तो पता चलता है कि वो स्केटिंग में बहुत अच्छा है, बस उसके साथ थोड़ा बहुत मजाक कर रहा था।
अब थोड़ी देर बाद चन कहने लगती है कि तुमने ऐसे ही मेरा एडवांटेज उठाया है मेरे साथ खेल के। तो आगे से वो भी अपने बाहें खोल कर कहने लगता है कि तुम भी जितना मन चाहे मेरे साथ खेल सकती हो। और फिर उसके बाद वो दोनों स्केटिंग करते हुए बहुत इंजॉय करते हैं। अब वापस जाते हुए वो उसे सीनियर की बजाय लियांग चन कहता है। ये सुनते ही वो कहने लगती क्या तुम्हें मैनर्स नहीं? तो वो उसे लियांग चन की बजाय बल्कि प्यार से चन चन ही कहने लगता है। और ये सुनकर तो चन और भी ब्लश करने लगती है। लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि लू को तो ठंड लग गई है और कोल्ड की वजह से उसकी थोड़ी बहुत तबीयत खराब है। अब वो उसके घर पर उसे ड्रॉप करने के लिए आती है और यहाँ पर उसके लिए जिंजर टी बनाना चाहती थी। तो सनबिन के घर जिंजर लेने चली जाती है। लेकिन आगे सनबिन के घर पर उसे डिंग भी दिखाई देता है। डिंग जेलस तो बहुत हुआ था कि पहली दफा कुकिंग कर रही है और वो भी लू के लिए। उससे कुकिंग नहीं हो पा रही थी तो वो खुद आकर उसकी हेल्प करने लगता है और फिर खुद ही एक ग्लास ले जाकर लू को जिंजर टी देता है। अब वो दोनों इकट्ठे कहीं वापस ना चले जाएं। वो एक्टिंग करने लगता है कि जैसे मैं फिर से बीमार पड़ गया हूँ। अब चन को उसकी फिक्र होने लगती है। वो डिंग को वहां से भेज देती है और खुद कुछ समय बिताने के लिए लू के साथ ही आकर बैठ जाती है। और यहीं पर ही चन को पता चलता है कि एक्चुअली आज का दिन लू के लिए इतना स्पेशल क्यों था। वो इसलिए था क्योंकि आज उसकी बर्थडे है। वो आज ही 22 का हुआ है। अब घर वापस जाने पर लू और चन दोनों ही बस एक दूसरे के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर करके सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे अपने ऑफिस में जब चन जा रही थी तो वहीं पर ही वो लू को भी देखती है और मानी मन खुश होने लगती है कि लगता है ये मेरे बगैर एक दिन भी नहीं बिता सकता, यहाँ पर मुझे ही देखने के लिए आया होगा। लेकिन पता चलता है कि वहाँ पर एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और कंप्यूटर से रिलेटेड वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो वहाँ पर आया है। यहाँ पर अब एक तरफ तो लू सामने बैठा सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ डिंग और चन दोनों साथ बैठे अपने नेक्स्ट शूट को डिस्कस कर रहे थे। उन्होंने एक ऐड इकट्ठे करना है। लेकिन जिस टाइम पर वो रिकॉर्डिंग करने के लिए जाती है तो उसकी आवाज में कुछ प्रॉब्लम हो रहा था। वो सही से रिकॉर्डिंग नहीं करा सक रही थी और एक सिंगर के लिए ये इशू बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। उसकी मैनेजर तुरंत ही उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। ये बात लू को भी पता चलती है और हर कोई उसकी फिक्र में परेशान हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही चन को रिपोर्ट्स मिलती हैं और पता चलता है कि उसके वोकल कॉर्ड्स में कुछ प्रॉब्लम हो गया है और उसकी कंडीशन इतनी रिस्की हो सकती है कि फ्यूचर में ये कैंसर में भी टर्न हो सकती है। अब चन तो एकदम डिप्रेशन में चली गई थी। उसकी सारी लाइफ अपसाइड डाउन हो जाती है। अपनी इस आवाज के बगैर वो लियांग चन रह ही नहीं सकती थी। लेकिन बस उसकी एक ही जिद थी और वो ये थी कि वो खुद की सर्जरी अभी कराने के लिए रेडी नहीं थी। वो बार बार सबको अवॉइड करती है। लू को उसकी बहुत फिक्र थी लेकिन वो किसी के मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो खुद को तसल्ली देती है कि मैं डांस भी कर सकती हूँ, गाने लिख भी सकती हूँ, लेकिन फिर भी उसके मन को तसल्ली ही नहीं हो रही थी जब तक वो खुद ना गा सके। अब नेक्स्ट डे अपना मूड फ्रेश करने के लिए वो लू को कॉल करती है और कहती है कि क्या एक जगह पर तुम मुझे मिलने के लिए आओगे। और ऑफ कोर्स वो तो रेडी बैठा था। डेस्परेट होकर तुरंत ही वहां पर पहुंच जाता है। वो एक क्लब की लोकेशन थी। वहां पर कराओके में एक स्पेशल रूम चन ने बुक कराया था। आज वो बहुत सैड भी दिखाई दे रही थी, लेकिन वो सामने खड़े होकर अपने बहुत सारे गाने गाती है और लू को सुनाती है। लू देख सकता था कि वो बहुत सैड दिखाई दे रही है। अब लू उसे बिठाता है और खुद उसके लिए सिंगिंग भी करने लगता है। वो उसे चीयर अप करने की बहुत कोशिश कर रहा था और उसके बाद उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। अब वो रोने लगती है और अपनी सारी कहानी उसे सुना देती है। अब यहाँ पर लू उसे हक करता है और उसे तसल्ली देने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। डिंग को भी पता चल चुका था कि चन के साथ क्या हुआ है और इस वक्त वो कहाँ है। वो अंदर तो नहीं जाता लेकिन बाहर गाड़ी में बैठकर उन दोनों का वेट करने लगता है। जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो वो आता है और आकर लू को कहने लगता है कि कल तुम्हारी क्लास है, तुम्हें जाना चाहिए और वैसे भी तुम एक स्टूडेंट हो, तुम इसे अपने साथ पैदल चलाते हुए कहीं नहीं लेकर जा सकते। ये एक सिंगर है, सेलिब्रिटी है, इसके इमेज पर असर पड़ेगा। इससे पहले कि वो दोनों वहां पर लड़ते उससे पहले ही चन लू को वहां से भेज देती है। और फिर उसके बाद डिंग भी उसे तसल्ली देता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकल आएगा, तुम परेशान मत होना। अब लू बेचारा इससे ज्यादा और तो कुछ नहीं कर सकता था, बस मॉरली उसे सपोर्ट करता रहता था और इसके साथ साथ कभी कभी वो उसके लिए हेल्दी कुकिंग करने की भी कोशिश करने लगता था, जो कि उसको बिल्कुल नहीं आती थी। और उसके बाद ग्रैंड माँ उसकी हेल्प करती है। अब वो बहुत अच्छी सी कुकिंग करा के तुरंत ही पहुंच जाता है चन के घर पर। वो दरवाजा खोलती है और उसे अंदर ले आती है और अपने असिस्टेंट केके को वहां से निकाल देती है। अब चन थोड़ा बहुत समय लू के साथ बिताती है और उसे पता चलता है कि उसके लिए कुकिंग करते करते वो हाथ पर कट भी लगा बैठा है, तो वो बहुत टची हो जाती है, बहुत स्पेशल फील करती है। अब वो खुद ही उसके हाथ पर बैंडेज लगाती है और यहाँ पर वो दोनों काफी क्लोज हो गए थे और एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है। अब लू उसके क्लोज आकर कहता है कि क्या मैं तुम्हारा पूरा घर देख सकता हूँ। और उसके बाद वो उसे अपना घर दिखाती है। वहाँ पर एक म्यूजिक वाला रूम था, यहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे
लू उससे कहने लगता है कि मुझे वायोलिन बजाना आता है और मैंने यूनिवर्सिटी में भी 1-2 दफ़ा बजाया है। और यहीं पर ही चन को ये बात रियलाइज़ होती है कि उस दिन जो लड़का वायोलिन बजा रहा था वो कोई और नहीं बल्कि लू जिंग ही था, जिसका वायोलिन बजाना उसे बहुत पसंद आया था। अब वो उससे पहले चीयर अप करता है और उसके बाद समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपनी आवाज़ को लेकर क्यों परेशान होती हो। वैसे भी जैसे जैसे तुम्हारी एज ज़्यादा होगी, तुम 30 की 40 की होगी, क्या तुम्हारी आवाज़ सेम रहेगी? नहीं, ये तुम ही हो, तुम्हारी अपनी पर्सनैलिटी है, तुम्हारी टेक्निक्स हैं जो हमेशा सेम रहेंगी, इसी वजह से तुम हमेशा यूनिक रहने वाली हो। और बस उसे यही तसल्ली देता है कि बेशक तुम्हारी आवाज़ बदल ही क्यों ना जाए, इस सर्जरी के बाद तुम्हें ये फैसला लेना होगा और अपनी टेक्निक्स और अपनी यूनिकनेस की बल पर तुम दोबारा से शाइन करोगी। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि थोड़े दिनों बाद ही डिंग ने देश के सबसे बड़े डॉक्टर के थ्रू चन का चेकअप कराया था और उसमें उन्हें पता चलता है कि उस दिन इसके वोकल कोर्ड्स में प्रॉब्लम ज़्यादा लग रहा था, लेकिन अब वो बेटर होता जा रहा है, स्वेलिंग खत्म हो गई है, इसे कोई भी सर्जरी की ज़रूरत नहीं और ये सिर्फ ट्रीटमेंट से ही पहले से बेटर हो सकती है। उसकी आवाज़ नहीं खोएगी, ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है। अब सारा दिन तो वो लू से बात नहीं करती और फिर उसके बाद रात को उसे कॉल करती है और एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई इमरजेंसी हो गई हो, लेकिन वो जैसे ही वहाँ डरता डरता पहुँचता है तो उसकी आंखों पर हाथ रख लेती है। लू बहुत डरा हुआ था, उसे लगा था कि डॉक्टर ने इसे कोई निराश करने वाली बात बोली है, लेकिन आगे से चन कहने लगती है कि मेरे साथ कोई भी सीरियस प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मैंने प्रैंक करने के लिए तुम्हें जल्दी जल्दी में यहाँ पर बुलाया था। अब वो दोनों थोड़ी देर इकट्ठे बैठते हैं और उसके बाद लू उसके क्लोज आता है और कहता है मैं आई, लेकिन आगे से उसे लगा था कि ये किस करने लगा है तो चन नो कर देती है, पर वो कहता है मैं तो कहने लगा था कि क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ आज। अब वो उसे उसके फ्लैट के बाहर तक छोड़ कर आता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर चले जाते हैं। वेल, अब इतना कुछ हो जाने के बाद चन को एक बात तो रियलाइज हो गई थी और वो ये थी कि उसकी लाइफ में किसी भी टाइम पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे अपने दिल को फॉलो करना चाहिए। वो एक रियलिटी शो प्रोग्राम के बारे में टीवी पर देखती है और उसका मन करता है कुछ डिफरेंट करने को। उसका दिल करता है कि वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करे, लेकिन उसकी मैनेजर उसे मशवरा देती है तुम्हारा डिफरेंट सिंगिंग स्टाइल तुम्हारे फैंस को पसंद नहीं आता। लेकिन वो आगे से कहने लगती है कि मैं बहुत बोल्ड हो चुकी हूँ, मैं अब बड़े बड़े फैसले ले सकती हूँ और अब भी अपने मन की ही सुनूंगी। अब उस प्रोग्राम में जाने का चन ने तो फैसला कर लिया था, लेकिन साथ साथ उसे पता चलता है कि मैंग लांजी जो उसकी कॉम्पिटिटर है वो भी उसी प्रोग्राम में जाने के लिए आजकल पर तोल रही है। मतलब उन दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला होने वाला है। मैंग लांजी ने अभी तक उसका पीछा नहीं छोड़ा था, वो हमेशा से उसे जेलस थी। वेल, अब एक दिन लू एक जगह पर चन को मिलने के लिए बुलाता है, वो उसके साथ वहीं पर ही बैठ जाती है। वो दोनों थोड़ी देर इकट्ठे म्यूजिक सुनते हैं और बातें करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनको पता चलता है कि यहाँ पर एक रिपोर्टर चोरी चोरी उनकी फोटोज बना रहा है। लेकिन उस रिपोर्टर को जाते ही लू पकड़ लेता है और साथ ही साथ उसका मेमोरी कार्ड भी छीन लेता है। एक्चुअली इस बात से डिंग ने ही उस वक्त चैन को इन्फॉर्म किया था। वो उसे सुरक्षित पॉइंट पर ले जाता है और साथ ही साथ उसे समझाता भी है कि इस तरह की हरकतें ना करो, इस तरह से तुम मीडिया की नज़र में आ जाओगी। पहले ही तुम कंट्रोवर्सी में फंसी हुई हो और मैंग लांजी को तो बस एक मौका चाहिए तुम्हारे खिलाफ कोई भी न्यूज़ उड़ाने का। अब इस सब के बाद चैन बहुत अपसेट हो गई थी, वो बाल बाल बची थी, वरना इस वक्त ये सारी फोटोज हर जगह मीडिया पर लीक हो चुकी होती। और डिंग जाकर यही बात बाद में लू को भी समझाता है कि तुम इमेच्योर हो और प्लीज लियांग सन के लिए कोई भी मुश्किल खड़ी ना करना। लेकिन नेक्स्ट ही डे सनबिन के पीछे पीछे रिपोर्टर्स भाग रहे थे। उसे समझ नहीं आती कि वो एक सपोर्टिंग सा कैरेक्टर इतना फेमस कैसे हो गया है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सबको हर बात समझ आ जाती है। एक्चुअली मैंगजी ने एक चाल चली थी, उसने हर जगह चन के खिलाफ सोशल मीडिया पर न्यूज़ फैला दी थी कि उसके बहुत से लोगों के साथ इस वक्त अफेयर चल रहे हैं, जिसमें से एक सनबिन का नाम था जिसके घर पर वो अक्सर जाती थी, डिंग का भी नाम था, इवन के कहीं कहीं लूजिंग का भी नाम लिया जा रहा था जिसके साथ उसने लाइव स्ट्रीमिंग की थी, यानी कि हरमन फेमस गेमर। अब बेचारी चन बहुत परेशान हो जाती है। वो थोड़े दिनों किसी से भी कांटेक्ट नहीं करती, लेकिन उसका एक दफ़ा लू को देखने को मन कर रहा था तो वो यूनिवर्सिटी में भेस बदल कर जाती और बस चुपचाप उसे बास्केटबॉल खेलता देखती रहती है। उधर लू के भी फ्रेंड्स के थ्रू यूनिवर्सिटी में एक बात फैल गई थी और वो ये थी कि लू की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। अब लू को भी ये सारी बातों की डिटेल्स का पता था। वो बार बार चन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता था, लेकिन चन उसकी कॉल्स भी पिक नहीं करती थी और सनबिन के थ्रू भी उससे कोई कांटेक्ट नहीं रखना चाहती थी। एक्चुअली डिंग ने उसके माइंड में ये डाल दिया था कि अभी तुम तो एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हारे पर जो भी कंट्रोवर्सी आएगी सो आएगी, लेकिन वो लड़का वो सिर्फ एक स्टूडेंट है और एक उभरता हुआ गेमर। अगर उसका कैरियर इस वक्त तबाह हुआ तो दोबारा कभी
सीधा खड़ा भी नहीं हो पाएगा। और इस कंट्रोवर्सी की वजह से शायद कोई बड़ी कंपनी उसे कभी जॉब पे भी ना रखे। इसी वजह से चेन उससे फासला रखना चाहती थी। अब लू बेचारा बहुत तड़पता है, लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि एक जगह पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें डिंग और चेन दोनों आएंगे और वो अपने रिलेशनशिप को अनाउंस करने वाले हैं। ये सुनते ही लू परेशान हो जाता है। वो किसी तरह से सिक्योरिटी को डॉज करता हुआ उसी जगह पर पहुंच जाता है। वो इकट्ठे चेन और डिंग को देखता है तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे वो इस कंट्रोवर्सी से खुद को निकालने के लिए शायद अपना रिलेशनशिप अनाउंस कर देंगे। और यही बात ही अंदर डिंग भी समझा रहा था चेन को कि एक दफ़ा हम बेशक ये झूठी खबर ही फैला दें कि हम दोनों रिलेशनशिप में हैं तो ये सारी खबरें खुद ही मर जाएंगी और थोड़े दिनों बाद सब ठंडा हो जाएगा। लेकिन ऊपर से लू भी पहुंच जाता है और वो चेन को अपने साथ पकड़कर बाहर साइड पर लेकर जाता है। जिंग उससे कहती कि प्लीज़, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ, मैं इस तरह की चीज़ों को पहले भी फेस करती आई हूँ और तुम एक केयर फ्री कैंपस बॉय हो, अपनी लाइफ को जियो, इस मैसअप में मत फंसो। लेकिन वो आगे बढ़ता है और आते ही उसे किस कर लेता है। लेकिन यहाँ पर चैन उसे छोड़कर जाने ही वाली थी कि वो पीछे से उसे बुलाता है और कहने लगता है कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप का स्टूडेंट हूँ, मुझे हर साल देश का सबसे बड़ा स्कॉलरशिप मिलता है, इवन कि उसने पूरे एशिया में भी बहुत सारे मुकाबले जीते थे। वो उसे बस यही बताता है कि मेरा फ्यूचर ब्राइट है और जैसे ही मैं ग्रेजुएशन कर लूँगा मैं तुम्हारे साथ प्राउड से खड़ा हो सकता हूँ। क्या अभी भी तुम मुझे नहीं चाहती? तुम मुझे एक यंग और इग्नोरेंट बॉय समझती हो। लेकिन वो आती है, उसे कस के हक कर लेती है और कहती है कि आई वॉन्ट यू। जबकि उधर डिंग अकेला ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और सबको सिर्फ इतना ही कहता है कि मैं और चैन सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड हैं। और इस वक्त उसके खिलाफ ये जो सारी बातें मीडिया पर चल रही हैं वो उसका कोई दुश्मन ही फैला रहा है। उधर चैन को घर तक ड्रॉप करने के लिए लू आता है, लेकिन फिर वो उसे अंदर नहीं जाने देता बल्कि खुद भी अंदर ही घुस आता है। अब वो अंदर आते उसे एक और दफ़ा किस करता है और अब वो ऑफिशियली उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था। अब इसी तरह से दिन गुजरते जा रहे थे। उधर एक दिन सन बिन के घर पर चैन आई हुई थी और वो जैसे ही लू को उसके घर पर आया देखती है तो आगे बढ़कर उससे मिलने लगती है। और यहाँ पर वो दोनों इतने क्लोज थे आपस में कि सन बिन भी देखकर हैरान रह जाता है और उसे कुछ ना कुछ समझ आ ही चुकी थी कि इन दोनों का रिलेशनशिप एक और ही लेवल पर पहुंच चुका है। अब उसके बाद चैन अपने आप को कवर करती और वो दोनों अपनी डेट पर जाते हैं। यहाँ पर वो मूवी देखते हैं, लेकिन लू मूवी से ज़्यादा कुछ चैन को ही देखे जा रहा था और उनके बीच बहुत सारे हार्ट फ्लटरिंग क्यूट क्यूट मोमेंट्स भी आते हैं। अब उसके बाद लू उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए आता है। यहाँ पर वो चाहता था कि क्रिसमस जल्दी ही आने वाली है, वो दोनों इकट्ठे ये पल बिताएं, लेकिन चैन उसे सॉरी कर देती है कि उस दिन मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड की बर्थडे है और वो थी डिंग की बर्थडे। वो कहता है ठीक है, बर्थडे पार्टी के बाद मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊंगा और हम क्रिसमस नाइट इकट्ठे गुजारेंगे। लेकिन जब क्रिसमस नाइट आती है तब वो डिंग से मिलने के लिए उसकी बर्थडे पर जाती है, पर वो देखती है वहाँ पर और कोई भी नहीं था, सिर्फ वो दोनों थे। और वहाँ का माहौल भी एकदम रोमांटिक क्रिएट किया गया था। वहाँ पर कोई वायलिन भी बजाने आता है और उसके बाद चैन बहुत अनईजी फील करने लगती है। जैसे ही डिंग उसे अपने दिल की बात क्लियर करता है, उसने सोचा था कि अगर वो आज नहीं बोलेगा तो फिर शायद वो कभी भी अपनी रियल फीलिंग्स चैन के सामने ना रख सके। वो उसे बता देता है कि उसे कितना प्यार करता है, लेकिन चैन उससे कह देती है कि आई एम सॉरी, मैं किसी और को लाइक करती हूँ। डिंग निराश तो हुआ था, लेकिन शायद उसने एक्सपेक्ट भी किया था कि यही आंसर मिलेगा। वो उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करता है। और फिर उसके बाद वो वहाँ से लू जिंग के साथ चली जाती है और बेचारा डिंग बस देखता ही रह जाता है। उसने केक में एक रिंग भी छुपा कर रखी हुई थी। और फिर उसके बाद लू और चैन को इकट्ठे दिखाते हैं। वो दोनों क्रिसमस नाइट बहुत इंजॉय करते हैं और इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हैं। और यहीं पर ही वो उसे वो डॉल भी गिफ्ट करता है जो उसने अपनी फ्रेंड लिटिल बॉक्स के लिए ली थी। और ये गिफ्ट देने के बदले वो उससे अपनी चीक पर किस भी लेता है। अब थोड़े दिनों बाद चैन एक वीडियो देखती है अपनी यूनिवर्सिटी के पेज पर, और वो ये थी कि कुछ स्टूडेंट्स ने एक बैनर लगवा दिया था कि हमारे यूनिवर्सिटी के हंक उसकी एक गर्लफ्रेंड है। और वो हंक ऑफकोर्स और कोई नहीं बल्कि पॉपुलर गेमर हरमन ही था। और ये बात उसके और उसके बॉयफ्रेंड लू जिंग के बारे में ये देखकर वो काफ़ी खुश भी होती है और शर्माती भी है। और इसी के साथ ही वो अपनी मैनेजर और असिस्टेंट को बता देती है कि ये बैनर जिसके बारे में लगा हुआ है वो मेरा ही बॉयफ्रेंड है। और ये सब अनाउंस करते हुए चैन अपनी मैनेजर से काफ़ी डरी हुई भी थी कि कहीं वो ऑब्जेक्शन ही ना कर दे। लेकिन मैनेजर को भी लू जिंग बहुत स्मार्ट लगता है और वो उसके रिलेशनशिप को अप्रूव कर देती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उधर लू जिंग के फ्रेंड्स ने जगह जगह बैनर पर ये तो लगा दिया था कि लू जिंग अब रिलेशनशिप में, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड कौन है। उन्हें यही लगता था कि शायद उसकी गेमिंग पार्टनर है। इतने में चैन की कॉल आती है और लू जिंग से कहती है कि ये सब तुम्हारे फ्रेंड्स की शरारत थी और यूनिवर्सिटी टाइम में तो ये सब चलता रहता है, मुझे सब पर कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब उसके बाद एक दिन सनबिन आता है चैन के घर पर। वो दोनों इकट्ठे समय बिताते हैं। यहाँ पर लू जिंग ने भी उनको डिनर पर ज्वाइन करना था, लेकिन जैसे ही वो पहुंचता है तो देखता है कि सनबिन का मूड ऑफ है और वो गुस्से में वहां से निकल रहा है। और उसके गुस्से की वजह कोई और नहीं बल्कि ये थी कि वो लोग अपने यूनिवर्सिटी दौर की पुरानी पिक्चर्स देख रहे थे। और यहीं पर ही उसकी जो पुरानी फ्रेंड माशान शान थी, उसकी एक फोटो उसके बॉयफ्रेंड के साथ नजर आ जाती है, जो देखते ही वो डिप्रेस्ड हो जाता है और वहां से निकल जाता है। एक्चुअली उसका बॉयफ्रेंड इस वक्त का एक फेमस सिंगर था और वो सिंगर की सारी डिटेल्स जाकर सर्च करता है। उसे लगता है कि वो उससे ज्यादा हैंडसम है और टॉल भी, लेकिन फिर सोचने लगता है कि नहीं, शान शान इतनी भी सुपरफिशियल नहीं होगी। वह अब इसी तरह से दिन बीतते चले जाते हैं और जिस कंपटीशन में चन ने पार्टिसिपेट किया हुआ था वहां पर उसका और मैंग लांजी का आमना सामना होता है। ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये फाइनल डे था और आज के दिन ही वहां का विनर डिसाइड हो जाएगा। ये सब देखने के लिए लू जिंग भी ऑनलाइन बैठा हुआ था। ये सारा शो वो सभी लोग बहुत एक्साइटेड होकर देख रहे थे और ज्यादा तो यही लग रहा था कि मैंग आगे निकल रही है तो वही जीतेगी। और आज की भी लांजी की परफॉर्मेंस पहले थी, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और उसके बाद बारी आती है लियांग चन की। जब वो परफॉर्मेंस देने लगती है तो उसी वक्त पावर के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। उसकी टीम तो काफी कंफ्यूज और नर्वस हो गई थी, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं छोड़ती और अपना गिटार बजाती रहती है। उसने इस एम्बैरेसिंग सिचुएशन को भी अपनी पावर में चेंज कर लिया था और जिस तरह से अपने अंदर का टैलेंट और अपना कॉन्फिडेंस शो करती है वो वाकई आज के शो की विनर लग रही थी। अब लियांग चन बहुत सेटिस्फाइड स्टेज से उतरती है क्योंकि उसे लग रहा था कि रिजल्ट जो भी उसने अपना बेस्ट दे दिया है। और फिर इन दी एंड उस शो का अवार्ड विन कर लेती है लियांग चन, जिसको लोगों ने ज्यादा वोट दिए थे। यहाँ पर वो मैंग लांजी से गले लगती है और लग रहा था कि उनके बीच के डिफरेंसेस शायद इस शो के साथ ही खत्म भी हो जाएंगे। अब लियांग चन की इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए सारे फ्रेंड्स सनबिन के घर पर इकट्ठे हो जाते हैं और इनमें डिंग और लू जिंग भी साथ थे। वो दोनों इकट्ठे डिनर प्रिपेयर करने की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर डिंग लू जिंग को बताता है कि क्या चीज खाने में चन को बहुत पसंद है, उसकी फेवरेट डिशेस कौन सी और कौन सी चीजें जो उसे बहुत बुरी लगती है, जो वो कभी स्टैंड नहीं कर सकती। और वो थे कोरिएंडर्स, जो उसने एडवाइस किया था कि कभी भूल के भी खाने में मत डालना। और यहीं पर लू जिंग और डिंग की लगता था कि सारी जेलसीज भी आपस में खत्म हो चुकी हैं। डिंग ने एक्सेप्ट कर लिया था कि लू ही चन को पसंद है और वही उसका बॉयफ्रेंड है और कुछ लोग बस सिर्फ फ्रेंड्स ही रह सकते हैं। अब सनबिन वो एक दफा गया था लू जिंग के घर पर कुछ लेने के लिए और जाकर उसकी ग्रैंड माँ को और ग्रैंड पा को बता देता है कि मेरे घर पर आज पार्टी है, सब डिनर कर रहे हैं और स्पेशल बात यह है कि वहाँ पर आपके लू जिंग की गर्लफ्रेंड भी आई हुई है। अब ये सुनते ही ग्रैंड पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं और जिस तरह से उन्होंने ड्रेसअप किया था लग रहा था कि वो किसी फॉर्मल पार्टी में जाने वाले हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सनबिन के घर इस बहाने से जा रहे थे कि उन्होंने उसके घर से चावल बोरो करने हैं। एक्चुअली अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ के सामने अपना इंप्रेशन बहुत अच्छा दिखाना चाहते थे। अब वो जाते हैं और डिनर के टाइम पर वहाँ पर तलाश करने लगते हैं कि कौन सी हो सकती है उनकी होने वाली बहू। और जिस तरह से वो दोनों अपने चश्मे निकाल निकाल कर उसे इतने गौर से देख रहे थे, ये सारा सीन बहुत क्यूट लगता है। लेकिन लियांग चन वो चाहे जितनी बड़ी स्टार भी थी, इस तरह से पहली दफा अपने इन लॉज के सामने आना वो थोड़ा बहुत नर्वस तो होती ही है। और फिर जैसे ही लू जिंग घर पहुंचता है तो दादा दादी ने तो बस यही जिद लगाई हुई थी कि हमें कब चन से ऑफिशियली मिलवाने वाले हो। अब उनसे सब्र नहीं होता था। वो कहते हैं कि हमें तो वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट लग रही है। अब उसके बाद शाम को वो सारे लोग गेम में ऑनलाइन होते हैं। आज सनबिन भी उनके साथ था और उसके साथ साथ एक और फ्रेंड भी, लेकिन वो सारे लोग बहुत जेलस होते हैं। जो सिंगल्स थे बेचारे बस देख देख के तड़पते ही रहते हैं। जिस तरह से लू जिंग और चन दोनों गेम में भी एक दूसरे से फ्लर्ट करते रहते थे और रियल लाइफ में भी। और यहाँ पर सनबिन एक दफा चन को भड़काने के लिए बता देता है कि आज मैंने देखा था लू जिंग के फ्लैट पर इसकी यूनिवर्सिटी की कोई फेलो आई थी जो बहुत तड़प रही थी कि इसने कोई और गर्लफ्रेंड बना ली है। अब यहाँ पर ही वो अपने बॉयफ्रेंड पर गन तान लेती है और कहती है तुमने उसे क्या जवाब दिया। वो कहने लगता है कि मैंने उसे साफ साफ कह दिया कि तुम्हारे लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं, क्योंकि मेरा हार्ट मेरी गर्लफ्रेंड के प्यार से पहले ही फुल हो चुका है। ये सुनकर वो लड़की तो बेहोश हो गई थी। अब उसके बाद दिखाते हैं कि लू जिंग एक बात को लेकर बहुत नर्वस है और वो ये थी कि उसे अब्रॉड की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन की ऑफर हुई थी। उसके प्रोफेसर्स भी चाहते थे कि वो जरूर ज्वाइनिंग करे क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है। अब वो थोड़ा थोड़ा परेशान था क्योंकि वो चंद से दूर नहीं जाना चाहता था, लेकिन इस बारे में अभी तक उसने कोई फैसला नहीं लिया था। वो आज चंद से मिलने के लिए जाता है, उसके साथ अच्छा समय बिताता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं बताता। पर उसके फेस से सैडनेस दिखाई दे रही थी। शायद उसे कुछ अरसे के लिए चंद से दूर जाना पड़े। वो लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं।
अब उसके बाद वो चन के गेमिंग रूम में आता है और उसे एक गेम में कुछ स्किल्स सिखाने लगता है। वो दूसरी चेयर लेकर आती, लेकिन वो उसे पकड़कर अपनी लैप में ही बिठा लेता है और यहाँ पर वो दोनों काफी क्लोज आ चुके थे। पहले तो लू का सारा ध्यान अपनी गेम में था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उससे इतनी ज्यादा चन की क्लोजनेस बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो गेम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। लेकिन उनका ये स्वीट सा मोमेंट डिस्ट्रॉय हो जाता है जब लू के फोन पर बार बार कॉल आ रही थी। अब उसके बाद उन्हें एक और बात पता चलती और वो ये थी कि माशान शान उसने बहुत ड्रिंक कर लिया है किसी बात को, किसी परेशानी को लेकर। सनबिन उसे देख लेता है और उसे अपने घर पर ले आता है, उसकी केयर करता है। लेकिन यहीं पर उसने चैन को और लू को भी बुला लिया था। अब यहाँ पर एक ऐसी बात लू की ग्रैंड माँ के मुंह से निकल जाती है जो अभी तक वो चैन से छुपाए हुए था, और वो ये थी कि उसने अपने अब्रॉड जाने के बारे में क्या सोचा है। अब यही बात जब वो सुनती है तो चन बहुत परेशान हो जाती है। सनबिन को भी ये बात पता थी, उसे जैसे ही मालूम पड़ता है तो वो गुस्से में आ जाती है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात हमारे रिलेशनशिप और हमारी लाइफ को लेकर तुमने मुझसे नहीं बाकी सबसे शेयर की हुई है। अब कुछ एक्सप्लेन करना चाहता था लू, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनती, वहां से भी चली जाती और उसकी कॉल्स भी नहीं उठाती और लू बस उसकी बिल्डिंग के सामने खड़ा उसे कॉल्स करता रहता है। और बेचारे ने सारी रात भी वहां पर उसके इंतजार में गुजार दी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपने एक गाने की शूटिंग के लिए जा रही थी, लेकिन बाहर सर्दी में बैठा हुआ लू उसे दिखाई नहीं देता और वो निकल जाती है। पर उससे भी गाने पर फोकस नहीं हो पा रहा था। वो जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी तो ये सारा कुछ लू ने भी देख लिया था। अब उसके बाद सनबिन के थ्रू शाम को पता चलता है चन को कि लू तो कल से गायब है, ना वो घर आया है और ना ही दिन में उसका कुछ पता चल रहा है। एक्चुअली वो चन के अपार्टमेंट के बाहर बैठा उसके वापस आने का वेट कर रहा था ताकि उसे कुछ एक्सप्लेन तो कर सके, लेकिन सनबिन ने उसे पहले ही बता दिया था कि लू को सब कह रहे थे कि तुम बाहर जाओ, लेकिन उसने ना जाने का फैसला किया था, शायद इसलिए उसने तुम्हें बताया ही नहीं था। अब वो लू को देखती है, इतनी सर्दी में बेचारा कल से तड़प रहा था, उसे बहुत अफसोस होता है। वो उसे सॉरी भी करती है कि मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करने का टाइम ही नहीं दिया, मैं बहुत अपसेट हो गई थी ये सोचकर भी कि हम लोग दूर चले जाएंगे। अब उसके बाद एक दफा माँ शान और चन मिलती है। वो उससे पूछती है कि तुमने एक इमेच्योर बॉय को, जिसका अभी फ्यूचर भी डिसाइडेड नहीं है, स्टूडेंट है, उसको तुमने सेलेक्ट किया, लेकिन तुम डिंग जैसे सेटल्ड इंसान को भी तो चूज कर सकती थी अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर। लेकिन आगे से चन कहने लगती कि डिंग वो एक ऐसा इंसान है जो पहले ही स्टेबल है और उसके लिए उसका फ्यूचर और उसका कैरियर वो सबसे इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, मुझसे भी ज़्यादा। लेकिन मैं एक ऐसे इंसान के साथ नहीं बल्कि एक इमेच्योर बॉय को ही ज़्यादा चूज़ करूंगी, क्योंकि जब वो मुझे देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे उसकी सारी दुनिया मेरे अंदर ही है और वो अपने कैरियर को पहले नहीं बल्कि मुझे सबसे आगे रखता है। ये फीलिंग मुझे ऐसी खुशी देती जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब थोड़ी देर बाद चन को पता चलता है फ्रेंड्स के थ्रू कि लू बहुत परेशान है और वो बास्केटबॉल में बार बार चक्कर लगाए जा रहा है, किसी की कुछ नहीं सुन रहा। तो वो भी उसकी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाती है और जब वो पहुंचती है तब उसके फ्रेंड्स को पता चलता है कि उसकी ऑनलाइन गेमिंग फ्रेंड, जिसे वो लिटिल बॉक्स कहता था, वो कोई और नहीं बल्कि सुपरस्टार चन ही है। यहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं और चन उससे कहने लगती है कि अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि अपने कैरियर से भी ज्यादा मुझ पर फोकस कर सकते हो, मेरी खातिर अब्रॉड जाने से इनकार कर सकते हो, तो मैं क्या इतना सा नहीं कर सकती कि तुम्हें यस कर दूं? फासले कोई मीनिंग नहीं रखते, मैं जब चाहूँ तुमसे आकर मिलूंगी और जब तुम्हारा मन करे तुम यहाँ आ जाना। लेकिन तुम ऐसा ही फ्यूचर बनाओ अपना जैसा तुम डिजर्व करते हो, जितने तुम टैलेंटेड हो। और यहीं पर उनकी सुलह हो जाती है। लेकिन यहाँ पर लू के फ्रेंड्स को ऐसा लग रहा था कि शायद इनकी सुलह नहीं हुई, तो वो आते हैं और चन के सामने मिन्नतें करते रहते हैं कि प्लीज हमारे फ्रेंड को माफ कर दो अगर इससे कोई गलती हो गई, ये बहुत अच्छा लड़का है। और फिर वो इनके इकट्ठे देखकर बहुत खुश होते हैं। वेल, अब उसके बाद लू चन के घर पर आता है। वो जब किचन में खड़ी हुई थी तो वो आता है और पीछे से उसे हक कर लेता है। अब वो उसे किस करता है और बस इसी तरह से उनके बीच रोमांस स्टार्ट हो गया था। लेकिन इससे पहले कि उनका रिलेशनशिप एक और लेवल पर पहुंचता, चन लू को रोक देती है और फिर उसके बाद उसे एलिवेटर तक छोड़ने जाती है और कहती है कि अभी तो तुम्हारी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई, इसलिए जाओ और अपनी स्टडीज पर फोकस करो। और बस लू भी उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करता वो वहां से निकल जाता है। पर लू के फ्रेंड्स वो बहुत मीन थे। उन्हें कल रात की चन की और लू की एक फोटो इकट्ठे क्लिक कर ली थी। वो कहते हैं कि अब इसके थ्रू हम तुम्हें खूब ब्लैकमेल करने वाले हैं और फिर इसी के बदले उससे अपने बहुत सारे काम भी कराते हैं। और सबसे मुश्किल काम तो ये था कि वो उनकी गंदी और स्मेली सॉक्स धोने वाले थे, लू और चन दोनों मिलकर। वेल, अब उन बॉयज की विश थी कि वो एक दफा चन के साथ फोटोग्राफ्स और ऑटोग्राफ्स लेना चाहते हैं, तो वो लोग इकट्ठे एक जगह पर लंच पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर चन उन सबसे बहुत अच्छे से ट्रीट करती है
और सारे बॉयज अपनी अपनी शर्ट निकाल लेते हैं उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए, और वो सारे इकट्ठे खाना खाते हैं और बहुत अच्छा समय भी बिताते हैं। चन जिस तरह से लू के फ्रेंड्स के साथ फ्रेंडली हो रही थी, ये सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत डाउन टू अर्थ थी और उसमें स्टार्स वाला जरा भी नखरा नहीं था। दूसरी तरफ हमें सनबिन को दिखाते हैं। वो अक्सर माँ शान शान के पीछे पीछे उसकी केयर करने के लिए पहुंचा हुआ था, लेकिन वो उसे ज्यादा लिफ्ट नहीं कराया करती थी। और यहीं पर ही हमें पता चलता है कि एक्चुअली माँ शान के बॉयफ्रेंड ने उसका एक पुराना गाना चोरी कर लिया था और उसी के थ्रू उसे पहला फेम मिला था, जिसके बाद से वो एक फेमस सिंगर बन चुका है। लेकिन उसने ये सारा कुछ किया है तो चोरी के बल पर। इसी वजह से शान शान ने म्यूजिक छोड़ दिया था और आज तक वो संभल भी नहीं पाई थी। ये बात उसने सनबिन को ड्रंक होकर बताई थी और उसे भी माँ शान शान से बहुत सिंपैथीज होने लगती हैं। अब एक दिन लू जिंग चन से मिलने के लिए आता है और उससे कहने लगता है कि एक बात तुम्हें बतानी थी, शायद थोड़े दिनों मैं तुम्हें ज्यादा समय ना दे पाऊँ और ना ही हम ज्यादा कांटेक्ट में रह सके, क्योंकि एक बहुत बड़ा डाटा कंपटीशन आने वाला है और उसी में ही मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। रिपोर्ट बनाने में बहुत समय और बहुत मेहनत लगने वाली है। चन ये सुनकर सैड तो होती है, लेकिन उसे कह देती कि परेशान ना हो, इन दिनों मुझे भी बहुत सारा काम है, मैंने कुछ अपने गानों को रिकम्पोज करना है। और उन दोनों के बीच यही बैठ लग जाती है कि हम में से जो भी पहले दूसरे को कांटेक्ट करेगा वो ये सब ओवर होने के बाद दूसरे को ट्रिप पर लेकर जाएगा। लेकिन जाते जाते उसे सी ऑफ करते हुए लियांग चन एक बच्चे की तरह से उसे हक कर लेती है और कभी कभी ऐसा लगता था कि जैसे लू बहुत मैच्योर है और लियांग चन बल्कि एक स्टूडेंट है। अब वो दोनों अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। चन को उस गाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे। उसकी सारी टीम उससे कहती है कि तुम ये गाना चेंज करके देखो, लेकिन उसकी भी जिद थी कि मैंने इसी गाने को ही रिकम्पोज करना है। शान शान ऑल द म्यूजिक छोड़ चुकी थी, लेकिन उसे आज भी गिल्ट फील होता था कि उसने चन को एंड टाइम पर छोड़कर अच्छा नहीं किया था जब वो स्टूडेंट्स थे। वो कॉमेडियन ही बनकर रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी उसका मन पता नहीं क्यों बार बार म्यूजिक की तरफ खींचा चला आता था। और वो सब खबर भी रखती थी कि आजकल चन किस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। एक्चुअली ये वाला गाना जो आजकल वो बदलना चाह रही थी वो उन दोनों ने इकट्ठे ही लिखा था। अब एक दिन लू ऐसा करता कि उसे चन की बहुत याद आती है, तो वो रूल को वायोलेट किए बगैर उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं करता और उसका फेवरेट खाना उस तक पहुंचा देता है। उसका ये जेस्चर चन को बहुत क्यूट लगा था। और शान शान उसे उस गाने के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च थी, और जब वो चन को स्ट्रगल करते हुए देखती है तो वो उसी गाने को अपने अंदाज से कंपोज करके उसकी हेल्प भी करती है और यही कंपोजिशन वो जाकर चन को भी दे देती है। उधर लू जिंग का काम भी फाइनली खत्म हो चुका था और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करा दी थी बहुत दिनों बाद। अब लगता था कि वो फ्रेश फील कर रहा था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड की बहुत याद आने लगती है फारिग होते ही। अब लू जिंग उसे तलाश करने लगता है और उसे पता चलता है कि चन बहुत डिप्रेशन में है, क्योंकि वो सही से गाना नहीं गा सक रही थी। इसी वजह से उसने सबसे कांटेक्ट छोड़ दिया था। वो घर पर भी नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई थी। वो उसे तलाश करता रहता है और उसके बाद ही हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जब चन की परफॉर्मेंस थी। वो बहुत सुंदर सा रेडी होकर स्टेज पर आती है और वही गाना जो पहले उससे नहीं गाया जा रहा था आज वो बहुत अच्छे से गाती है। अब इतना मुश्किल टास्क उसने सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद वो शान शान से गले मिलती है और उसका थैंक्स भी करती है, क्योंकि ये सब उसकी हेल्प से ही पॉसिबल हुआ था। और यहीं पर ही चैन उससे कहती है कि जो हमने बहुत अर्सा पहले गिव अप कर दिया था, क्या तुम वो दोबारा ज्वाइन करना चाहती हो? और शान शान भी उसे यस कर देती है। और फिर उसके बाद इतने दिनों बाद लू आकर मिलता है अपनी गर्लफ्रेंड चैन से। वो उसे देखते ही हक कर लेती है और मैनेजर और असिस्टेंट वहां से निकल जाते क्योंकि उनको इनका प्राइवेट मूवमेंट नहीं देखना चाहिए। और यहीं पर ही हमें पता चलता कि एक्चुअली कल रात ही लू जिंग ने चन को एक जगह पर तलाश कर लिया था और कंपटीशन से पहले ही वो उसे मिलने पहुंच गया। इसका मतलब है कि वो बेट हार चुका है। लेकिन लू जिंग कहता है कि मुझे तुमसे हारना बहुत अच्छा लगता है। अब उसके बाद फाइनली लू जिंग अब बिल्कुल फ्री होकर चन को अपने साथ एक ट्रिप पर लेकर जा रहा है। अब के चाहती थी कि उस ट्रिप पर चन बहुत अच्छा समय बिताए अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तो उसने बहुत छोटे छोटे से ड्रेसेस उसके लिए लेकर रखे हुए थे जो वो कहती है कि लू जिंग को तुम पर बहुत पसंद आएंगे। लेकिन ये सब देखकर चन शर्माती ही रहती है। अब वो दोनों एक दिन रात के टाइम पर एक एडवेंचर पर निकलते हैं। लू जिंग उसे अपने साथ यूनिवर्सिटी में लेकर जाता है। यहाँ पर वो छुप छुप कर घुसे थे और वहीं पर गार्ड उनको पकड़ता उससे पहले ही वो दोनों एक डेस्क के पीछे छुप जाते हैं और यहाँ पर एक किसिंग सीन भी होता है। अब जब वो चोरी चोरी वहां से वापस भागने वाले थे तो वहीं पर ही लू जिंग का एक क्लासमेट उनको देख लेता है, लेकिन उस टाइम पर वो ड्रंक था। उसे लगने लगता है कि उसे हेलुसिनेशंस हो रही हैं। इतनी बड़ी सुपरस्टार चन यहाँ पर क्या कर रही होगी। और यहीं पर ही लू भी प्रिटेंड करने लगता है कि मुझे तो चन कहीं दिखाई नहीं दे रही, मैं तो अकेला ही हूँ। अब फाइनली वो लोग अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों ने इकट्ठे समय बिताना है। अब वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा एंजॉय करते हैं, बहुत सी सैर भी करते हैं
और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। यहाँ पर लू चैन को कहता है कि अगर तुम मुझे एक किस दोगी इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं तुम्हारी बहुत अच्छी एक पेंटिंग बनाकर तुम्हें दिखाऊंगा। लेकिन जिस तरह की स्केचिंग और पेंटिंग की स्किल्स उन दोनों की थी वो दोनों ही देखकर हंसते रहते हैं। लेकिन उनके इस ट्रिप पर कोई उनको देख लेता है और वो था शायद कोई रिपोर्टर, पर उनका मजा किरकिरा होने वाला है इस बात का अंदाजा उन्हें अभी नहीं था। अब उसके बाद रात को वो दोनों पहुंचते हैं और रूम में खुद को फ्रेश कर रहे थे कि यहीं पर ही पीछे से लू जिंग आ जाता है और वो चैन के बहुत क्लोज पहुंच गया था। चैन भी उसे पहले तो टीज करती और उसके बाद जाकर अपने कमरे में पहुंच जाती है। उसे लगता था कि लू जिंग छोटा है तो थोड़ा इमेच्योर होगा, लेकिन वो उसके पास आता है और जब उसे सोए हुए देखता है तो बस उसके फोरहेड पर किस करते हुए वहां से निकल जाता है। और उसके जाने के बाद चैन बस यही सोचती रहती है कि क्या मैं ज्यादा सुंदर नहीं लग रही थी, ये कैसे इतना कंट्रोलिंग हो सकता है। अब नेक्स्ट डे उनके ट्रिप का दूसरा दिन था और यहाँ पर लू जिंग और चैन दोनों इकट्ठे खाना खाते हैं एक बेस्ट व्यू के साथ। और फिर उसके बाद चैन एक ड्रिंक करती है, म्यूजिक ऑन करती है और एक नाइट ड्रेस पहनकर अपनी एक परफॉर्मेंस देने लगती है अपने बॉयफ्रेंड के सामने। लेकिन वो यही देख रही थी कि उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, तो वो उसे अपनी मूव्स दिखाने लगती है लेकिन बहुत निराश होती है। और फिर उसके बाद एक के बाद वो दूसरा स्टेप करती रहती है कि किसी तरह से लू जिंग मेरी ब्यूटी को रेजिस्ट ना कर पाए, पर वो कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेता तो बेचारी बिल्कुल निराश होकर वहां से निकल जाती है। पर लू जिंग उसके पीछे पीछे आ गया था और फिर बस उसके बाद वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा समय बिताते हैं और इस तरह से नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और उसके बाद चैन बहुत शर्माती है। अब लू जिंग ने उसकी पसंद का ब्रेकफास्ट उसके लिए रेडी कराया हुआ था। वो दोनों जब ब्रेकफास्ट कर रहे होते तो तभी मैनेजर की कॉल आती है और पता चलता है कि उनकी इस ट्रिप की फोटोज लीक हो चुकी हैं। किसी ने उनको इकट्ठे घूमते फिरते देख लिया था और अब वही सोशल मीडिया पर र्यूमर्स फैला रहे हैं। चैन काफी डर जाती है कि इस सब को लू कैसे हैंडल करेगा, लेकिन वो कहता है कि मैंने पहले ही अपना माइंड बनाया हुआ था, मुझे पता था कि एक सुपरस्टार का बॉयफ्रेंड होना ये सब तो होता ही रहेगा, तो क्यों ना हम मिलके ये सब फेस करें। अब वो लोग वापस अपने शहर में पहुंच जाते हैं। सब लोग इकट्ठे मीटिंग करते हैं और यही सोचने लगते हैं कि कैसे इस सिचुएशन को टैकल किया जाए। और तो लू जिंग के घर के बाहर तो लोगों का रश भी लग गया था और वहीं पर ही कुछ रिपोर्टर्स और लोगों की भीड़ की वजह से उसकी ग्रैंडमा को धक्का पड़ा था और वो हॉस्पिटल पहुंच गई थी। यहाँ पर डिंग भी चैन को सांस लेकर हॉस्पिटल जाता है। ग्रैंडमा के सामने चैन बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन वो बहुत खुश थी कि चैन इतनी कंसर्न है कि उनको देखने के लिए आई। वो कहती है कि किसी की कोई गलती नहीं थी, बस भीड़ की वजह से ये सब हुआ। जबकि उधर डिंग उसने यही मशवरा दिया था कि वो लोग अपना रिलेशन पब्लिक कर दें। वो कहता है कि जिस चीज में चैन की खुशी है मैं भी उसी में खुश हूँ। अब फाइनली वो लोग एक दिन सिलेक्ट करते हैं और उस दिन लाइव स्ट्रीमिंग पर सोशल मीडिया पर वो लोग सबके सामने अनाउंस कर देते हैं कि वो दोनों कैसे रिलेशनशिप में आए और वो दोनों अब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, इसीलिए उनकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट की जाए। और फिर ये सब करने के बाद वो लोग बहुत लाइट फील करते हैं। अब चाहे जो लोग कोई भी कमेंट्स दे उन्हें कोई परवाह नहीं थी, उनका रिलेशनशिप पब्लिक हो चुका था। अब चैन भी उन दोनों की इकट्ठी वीडियो देख देख कर बार बार स्माइल किए जा रही थी क्योंकि वो इकट्ठे बहुत सुंदर लग रहे थे और हर कोई उनकी इस जोड़ी को अप्रिशिएट कर रहा था। ऑल्दो लू जिंग उससे यंग था लेकिन फिर भी वो मैच्योर दिखता था और लगता था कि जैसे वो डिजर्विंग है चैन के लिए। लेकिन जैसे ही चैन अपने घर पहुंचती है तो वहां पर उसके मम्मी डैडी पहुंचे हुए थे उसके फ्लैट पर, जो आते ही बवाल मचा देते हैं और कहते हैं कि हमारी अप्रूवल के बगैर तुम अपना रिलेशनशिप किसी के साथ पब्लिक कर सकती हो, तुमने बॉयफ्रेंड भी बना लिया और हमसे मिलवाया भी नहीं, हम उसे अप्रूव नहीं करने वाले, वो तुमसे छोटा है, पता नहीं कितना इमेच्योर होगा। और बस उसी टाइम पर लू जिंग भी बहुत सारी शॉपिंग करके चैन के घर पर आ रहा था। मम्मी डैडी इतने गुस्से में थे, चैन तो चाहती थी कि वो लू को आने से रोक ले, लेकिन वो उसका मैसेज नहीं पढ़ता और बस ऊपर चला आता है। और तो और जब डैड दरवाजा खोलते उनके हाथ में इतना बड़ा नाइफ भी था। लेकिन जैसे ही मॉम रियल में लू जिंग को देखती है तो बस देखती ही रह जाती है। वो इतना टॉल और इतना हैंडसम था कि वो उसकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हो जाती है। और वही जो सबसे ज्यादा गुस्सा थोड़ी देर पहले कर रही थी अब बिल्कुल लीनियंट लगने लगती हैं। अब मम्मा उससे इंटरव्यू लेने लग जाती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कब ग्रेजुएट करोगे, एज क्या है। और तो और ये भी पूछ लेती हैं कि तुम्हारी चन से पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थी। लेकिन वो कहता है कि चन ही मेरा फर्स्ट लव है।
अब यहाँ पर लू भी बहुत चालाक था और मम्मी से कह देता है कि पता है लियांग चन, आज मुझे समझ आया इतनी सुंदर कैसे है, क्योंकि ये बिल्कुल आप पर गई है। और बस मम्मी इसी बात पर बहुत खुश हो जाती हैं। अब मम्मी को तो उसने ऑलमोस्ट पटा ही लिया था। अब बारी थी डैड के पास जाने की। डैड कुकिंग कर रहे थे, वो किचन में जाकर उनकी हेल्प करने लगता है, लेकिन बाद में डैड की कुकिंग स्किल्स को देखकर उनसे नोट्स और टिप्स भी लेने लगता है। ये बात डैड को भी इम्प्रेस कर ही गई थी। अब उसके बाद पूरी फैमिली इकट्ठे बैठकर डिनर करते हैं और आज के दिन चन ने पहली दफा फील किया था कि उसकी मम्मी डैडी उसकी बजाय किसी और को ज्यादा फोकस दे रहे हैं और वो इतनी केयर कर रहे थे खाना खाते हुए कि बार बार चन की बजाय लू के आगे ही खाना रखे जा रहे थे। और चन लाडली और बिगड़ी हुई सुपरस्टार बहुत जेलस होने लगती अपने ही बॉयफ्रेंड से। और बस मम्मी डैडी ने कुछ ज्यादा ही खाना आज लू को खिला दिया था। बेचारे की हालत भी बहुत खराब हो जाती है, लेकिन इन दी एंड वो इस बात से खुश था कि मम्मी डैडी ने उसे अप्रूव कर दिया है। अब मम्मी डैडी वापस जा चुके थे और उसके बाद लू फ्रेश होकर आता है। अब अपनी गर्लफ्रेंड से थोड़ी सी खिदमत कराने का टाइम था, तो उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरे हेयर तो ब्लो ड्राई कर दो। पहले वो थोड़ा सा नखरा दिखाती है और उसके बाद करने लगती है। उधर शान शान अपने एक्स बॉयफ्रेंड का इंटरव्यू देख रही थी, जो कि उसके लिखे हुए गाने दोबारा से सुनने के बाद उसकी तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि तुम म्यूजिक में वापस आओ, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये सब देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है, उनकी चीजें भी तोड़ती है कि मेरे साथ इतना बुरा करने के बाद, मेरे गाने चोरी करने के बाद उसके पास गट्स है ये सब बोलने के। और ऐसे में सन बनाकर उसे संभालता है और उसकी केयर करता है और उसे हौसला भी देता है। उसके बाद एक क्यूट सा सीन आता है जिसमें दिखाते हैं कि लू जिंग और चन दोनों इकट्ठे ब्यूटीफुल सोल गेम खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर चन अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्वीट स्वीट टॉक करने लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस वक्त ये सारा कुछ लू ने ब्रॉडकास्ट किया हुआ अपने फैंस के लिए और हरमन के सारे फैंस ये सब सुन लेते हैं। अब उसके बाद चन अपने बॉयफ्रेंड से पूछने लगती कि उसका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है जो अब तक चन ने गाया है। वो एक ऑर्डिनरी सा सॉन्ग था और अब वो उसे अपनी नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए सिलेक्ट कर लेती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये परफॉर्मेंस बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये उसके होने वाले ससुर जी भी देखने के लिए आ रहे थे। अब वो बहुत अच्छा करके गाना गाती है और यहाँ पर डैड जब अपने होने वाली बहू को लाइव परफॉर्मेंस देते हुए देखते तो उससे बहुत इम्प्रेस होते हैं। और ये परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद चन इस सॉन्ग को डेडिकेट कर देती है अपने लव को और बड़ी स्क्रीन पर भी सबको दिखाती है। अब उसके बाद वो मिलने जाती है और आते ही लू जिंग को हक कर देती है और किस भी, लेकिन यहीं पर ही डैड भी मौजूद थे जो ये सब देख लेते हैं। अब इस तरह से डैड से पहली मुलाकात चन बहुत एम्बैरस होती है कि वो बिल्कुल भी एक संस्कारी बहू नहीं लग रही होगी, लेकिन इतने में डैड उन दोनों की एक इकट्ठे फोटो क्लिक करते हैं और कहते हैं कि ये मैं लू की मम्मी को भेजूंगा ताकि उनको भी पता चले कि हमारे बच्चे कितने लविंग हैं। अब उसके बाद वो डैड को सी ऑफ कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखा रहे हैं कि लू जिंग ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 3 केक्स रेडी किए हुए थे। वो जो भी प्राइज विन करेगी उसी लिहाज से फर्स्ट आई तो फर्स्ट वाला निकालेगा और सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन भी रखा हुआ था। चाहे जो भी कहे, लू जिंग था बहुत स्मार्ट और इसी तरह से वो चन को बहुत खुश रखता था। वो दोनों इकट्ठे बहुत सारा समय बिताते हैं। अब न्यू ईयर पर चन अपनी एक परफॉर्मेंस देकर वापस आ रही थी और वहीं पर वो एयरपोर्ट पर देखती है तो आगे लू जिंग भी खड़ा हुआ था। वो उसे देखते ही उसे हक कर लेती है और अब की दफा फिर से एक एम्बैरेसिंग मोमेंट उसके होने वाले ससुर जी के सामने क्रिएट हो चुका था, क्योंकि चन उसे वहाँ लेने नहीं बल्कि अपने मम्मी डैडी को लेने के लिए आया था। लेकिन डैड हमेशा से उनको इस तरह से इकट्ठे देखकर बहुत खुश हो जाते थे कि ये दोनों कितने लविंग हैं। और फिर उसके बाद फाइनली वो दिन आता है जब दोनों फैमिलीज की ऑफिशियल मीटिंग होती है और यहाँ पर लू जिंग की और चन की फैमिली इकट्ठे मिलते हैं और इकट्ठे समय बिताते हैं और उन दोनों के रिलेशनशिप और उनकी वेडिंग के बारे में डिस्कशन करने लगते हैं। लू और चन दोनों ने इमेजिन भी नहीं किया था कि उनकी फैमिलीज इतने अच्छे से आपस में घुल मिल जाएंगे और यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। वहाँ से जाते जाते लू की मम्मी चैन के पास आती हैं अकेले में और उसे एक नेकलेस भी गिफ्ट करती हैं और कहती हैं कि मेरी बहू के लिए है। और यहाँ पर इस सास बहू की भी आपस में बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी थी और उसके बाद बहुत अच्छे नोट्स पर इन दोनों की फैमिली मीटिंग ओवर हो जाती है। और फिर उसके बाद फाइनली ग्रेजुएशन डे आ जाता है और इस दिन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए वो स्पेशली नानजा यूनिवर्सिटी जाती है। चन उसके साथ और उसके फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी फोटोज भी क्लिक करती हैं और वो दोनों काफ़ी खुश नजर आते हैं और ये फोटोज चन के दिल से बहुत करीब थी। वो इनको डेकोरेट करके फ्रेम करके अपने घर में रख लेती है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सनबिन ने भी अपने दिल की बात माँ शान शान के सामने रख दी है। वो उसे प्रपोज करता है और वो भी उसे यस कर देती है। अब फाइनली वो भी कपल बन चुके थे
और फिर उसके बाद वो दिन भी आ जाता है जब लूजिंग अपनी फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड के लिए निकल जाता है। उसके दिल में बस चैन की यादें थी और चैन भी उसको फ्लाई करने देना चाहती थी, क्योंकि वो अपने ड्रीम्स को छुए, यही तो अब चैन का भी ड्रीम बन चुका था। और बस इसी तरह से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी जब एक दूसरे पर ट्रस्ट हो तो सारा कुछ ठीक चलता रहता है। उनके भी ये साल स्विफ्टली बीत जाते हैं और उसके बाद वो दिन आता है जब लूजिंग वापस आ रहा था और उसी फ्लाइट पर इत्तेफाक से डिंग भी था और डिंग ने देख लिया था कि लूजिंग ने कुछ स्पेशल लेकर रखा हुआ और वो प्रपोजल रिंग थी चैन के लिए। उधर चैन भी एयरपोर्ट पर खड़ी हुई थी, लेकिन उसे न्यूज मिलती है कि उस एरोप्लेन में कुछ गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से लैंडिंग बहुत रिस्की होने वाली है। और हमें एरोप्लेन में भी दिखाते हैं बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो रही थी और सभी बहुत डर गए थे कि पता नहीं वो लोग नीचे सेफली उतर पाएंगे भी कि नहीं। लेकिन फाइनली ऐसा होता है कि लूजिंग सेफली नीचे आ जाता है और उसके बाद वो आते ही चैन को हक कर लेता है। वो दोनों बहुत डर चुके थे, उन्हें लगा था कि वो एक दूसरे को खोने वाले हैं और इसीलिए लू एक भी मिनट वेस्ट किए बगैर उसे वहीं पर ही नील डाउन होकर प्रपोज कर देता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और ऑफ कोर्स वो यस कर देती है। और डिंग भी उन दोनों को इकट्ठे देखकर खुश हो रहा था। और फिर उसके बाद रात को चैन को लू के कोट में से एक नोट मिलता है और वो ये मैसेज था जो वो चैन के लिए छोड़कर जाना चाहता था अगर उसका प्लेन क्रैश हो जाता। और वो बस यही था कि वो चैन को कभी भी सैड नहीं बल्कि सारी जिंदगी खुश ही देखना चाहता है। वो मरते हुए भी उसी की परवाह कर रहा था कि उसके होंठों पर स्माइल रहे। और फिर इसी के साथ ही हमें लास्ट सीन की तरफ ले जाते हैं जहाँ पर चैन की एक परफॉर्मेंस चल रही थी और उस परफॉर्मेंस में उसके साथ शान भी थी, सनबिन भी था। और यहाँ पर वो सारे ऑडियंस में से लूजिंग को हाथ पकड़कर अपने साथ स्टेज पर ले आती है और यहीं पर ही वो दोनों इकट्ठे बहुत खुश नजर आ रहे थे कि इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।